अभी रिसेंटली रेहान तारी का पॉडकास्ट हुआ, उसमें आपको इतना गुस्सा क्यों आ गया? मैं वहाँ गया हुआ हूँ एक पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव लेके। आप मुझसे इमरान खान की बात करते जा रहे हैं। दे ब्रॉट इमरान खान ने, आई नेवर सेड हिज नेम। तंजीम इस्लामी वाले भी मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी मदीना की रियासत में लड़की डांस नहीं कर सकती। इमरान की मदीना की रियासत में लड़कियां डांस करती हैं। जब मैं ये कहता हूँ ना कि ये बंदा बहुत बड़ा मुनाफिक है, तो उसके पीछे ग्राउंड्स हैं। ग्राउंड्स ये हैं कि ये मदद कार्ड खेलता है इस हद तक कि जो कि मौलवी भी नहीं खेलता। मतलब ये कहता है मुझे खुदा तैयार कर रहा था। 100 से ज्यादा गाने बैन कर दिए गए हैं। अरे नसीबो लाल साहिबा के। नसीबो लाल का कसूर नहीं है, ये कसूर उन प्रोड्यूसर्स का है, उन शायरों का है, उन डायरेक्टर्स का है फिल्म के। उन लोगों का कसूर है जो उन्होंने एक गरीब औरत से बेचारी से ये गाने गवाए। इकरार हसन ने पार्टी बनाई है, उस बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? पार्टी के अंदर ओहदा आगे नहीं रखेगा वो, तो जिस तरह की वो पार्टी बनाना चाहता है, जो नजरिया उसका है, वो किस नजरिए पे खड़ा है, वो अपना नजरिया इम्पार्ट नहीं कर सकता। ये ऐसी है जैसे आपने हाईजैक करवा दी अपनी पार्टी। आप हमारी पाकिस्तानी यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तुम सुर्खरू होगे, तुम जो करो हौसला, जीतोगे तुम सदा, है ये अपनी दुआ, पर तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्स्ट जेन पॉडकास्ट विद मुतीबा। जी हाँ नाजरीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने बहुत लंबे अरसे तक सिंगिंग से लोगों के दिलों पर राज किया और साथ साथ वो बराबरी पार्टी के चेयरमैन भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जवाद अहमद की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। वो तो आपको पता है ना कि जो यंग लोग होते हैं, चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों, मैं हमेशा सपोर्ट चाहता करते हूँ कि हैं। हाँ कि बिल्कुल वो ऐसे करें, ही काम करें और मेरी वजह से कोई फ़ायदा हो तो वो उनको। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगी, आपको हमने शुरू से देखा है, आप बहुत हम्बल पर्सनैलिटी हैं, बड़े एक आराम से बात करते हैं, तहजीब से बात करते हैं। अभी रिसेंटली रेहान तारी का पॉडकास्ट हुआ, उसमें आपको इतना गुस्सा क्यों आ गया? मतलब आपको ऑलरेडी आपका माइंड सेट था कि वहाँ पे बदतमीज़ी होने वाली है? नहीं, मेरा माइंड सेट तो मेरी टीम ने कहा था कि वो आजकल बड़े अजीब अजीब किस्म के पॉडकास्ट कर रहा है, तो पता नहीं वो क्या पूछेगा आपसे, तो हम अपने कैमरास लगा लेते हैं। मैंने कहा ऐसे ना करो, आप करोगे, आप उसे कहो कि लाइव करते हैं। हाँ जी। लेकिन लाइव उसने किया ही नहीं। वो लाइव तो मतलब देखो ना, इन्होंने की है 4.5 से 4.5 घंटे की रिकॉर्डिंग पॉडकास्ट की। चलाई भी 3.5 से ज्यादा है, 3.5 घंटे। ये कभी आज तक इतना लंबा पॉडकास्ट नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे है। इसका मतलब ये है ना कि अगर वो लाइव जाना चाहते तो वो घंटे से ज्यादा जा नहीं सकते थे। उन्होंने मुझे कहा था इस घंटे में हमने करना है। मैं मेरा ख्याल 45 मिनट्स के बाद गया हूँ, तो इन्होंने कहा जी देखें जी आप तो लेट आए हैं, तो अब लाइव नहीं हो सकता। तो ये सारा बहाना था, क्योंकि आपने 3.5 घंटे का किया है, तो वो करना कैसे था? तो 1 घंटे में तो नहीं होना था कि यू कैन नॉट स्क्वीज दैट टाइम इनटू 1 आवर, तो 3.5 आवर्स। तो इसलिए एक तो गलत बयानी ये थी। दूसरा ये था कि देखें, ये रेहान का आपको शायद हिस्ट्री नहीं पता। रेहान मेरा जूनियर है यूटी लाहौर से। ठीक है। और रेहान मेरा एक वीडियो है, ये तेरा ना मेरा है सब कुछ खुदा का है, उसके अंदर उसने एक्टिंग की हुई है। मतलब आपका बड़ा अच्छा ताल्लुक है उनसे? वो तो छोटे भाइयों की तरह मेरे था, मतलब अभी भी चलो है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। नहीं, अब क्या आपका ताल्लुकात वैसे ही रहेंगे उनके साथ? मेरी तरफ से तो रहेंगे। वो मेरा ख्याल है उसके साथ थोड़ा सा गलत इसलिए हो गया क्योंकि उसने 1-2 बातें ऐसी की जो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और इसलिए मैंने उसको 2-3 सुना दी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर उसमें कोई अकल है तो कहीं ऐसे तो नहीं हुआ कहीं पुराने कोई आप लोगों की लड़ाई उन्होंने उसका खून अभी निकाला है? देखो ये तो उसको पता होगा। लड़ाई तो कभी वो कर ही नहीं सकता मेरे साथ, क्योंकि एक तो छोटा बहुत है, दूसरा ये कि मेरा और उसका जो स्टेटस है लाइफ में वो ये है कि मैं 25 साल से अपने फील्ड में, मैंने टॉप जो 3-4 लोग थे मैं उनमें था। तो 25 साल से इस मुल्क में पहले काम कर रहा हूँ शोबिज़ में, फिर अब पॉलिटिक्स में। तो रेहान जो है वो उसका बनता नहीं है मेरे साथ इस तरह की कोई भी बात कि वो लड़ाई हो जाए हमारी। लड़ाई तो उनसे करते हैं ना जो, जैसे मिसाल के तौर पे इमरान खान है या शरीफ खानदान है या भुट्टो ज़रदारी खानदान है, इनके साथ भी लड़ाई पार्टीज जो हैं आपकी, ये भी। और फिर उनका स्टेटस जो है वो चेयरमैन, दे आर चेयरमैन और चेयरपर्सन ऑफ देयर पॉलिटिकल पार्टी। तो मैं भी चेयरमैन हूँ पॉलिटिकल पार्टी का, तो इसलिए उसके साथ लड़ाई नहीं हो सकती कोई भी। लेकिन ये है कि उसके जो लड़के थे ना और लड़कियां जो भी थे वो प्लांटेड थे सारे। ठीक है। उन्होंने सारे सवाल जो किए हैं वो मैं आपको इतना बता देता हूँ,
मैं बड़ा हैरान हुआ, मेरे लड़कों ने कहा कि आप ना रिकॉर्डिंग देखें यहाँ से। मैंने देखा तो उसमें ये था कि एक लड़का ना सवाल याद कर रहा था। ओह अच्छा 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 अपने आप से बोल रहा है कि मैं सवाल याद कर रहा हूँ, और रेडी हो रहे थे, और उसको ये नहीं पता था कि पॉडकास्ट में मैं बोल क्या रहा हूँ, उसको कुछ मालूम नहीं था मेरा वो सवाल अपना कि मुझे क्या कहा गया है, रिकॉल कर रहे थे। वो लड़की जो थी, वो लड़की जो अच्छा वो वायरल हो गई, उसको वो बहुत वायरल हो गई है, उसको फायदा हो जाएगा मेरी वजह से। बिल्कुल। लेकिन वो भी इसी तरह वो, अब आप सोचोगे वो बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आई लॉस्ट माय कूल। मैं वहाँ गया हुआ हूँ एक पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव लेके, आप मुझसे इमरान खान की बात करते जा रहे हैं। दे ब्रॉट इमरान खान इन, आई नेवर सेड हिज नेम। ठीक है, लेकिन पहले भी जब आपसे इमरान खान का सवाल किया जाता है तो आप इस तरह अग्रेसिव नहीं होते हैं जिस तरह उस पॉडकास्ट में हुए। क्योंकि वो हैमर कर रहे थे ना, वो कहते हैं ना हैमर इन करना, एक चीज को बार बार, मतलब मैं जवाब दे रहा हूँ तो अभी मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ, फिर सवाल, फिर अभी जवाब पूरा नहीं, फिर सवाल, तो इस तरह फिर मुझे समझ आ गई कि दे आर टारगेटिंग मी एक्चुअली टू पोर्ट्रे मी एज समबडी who loses his cool, मतलब who gets angry over anybody taking PTI's name or Imran Khan's name. दे थॉट कि आपको उस बात पे गुस्सा आएगा तो उन्होंने बार बार उसको हैमरिंग किया। जो पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ सर, मैंने पूरी वीडियो देखी, उसमें उन्होंने पहला सवाल किया, ये कमेंट आया है कि आपको सियासत छोड़ के सिंगिंग में आ जाना चाहिए, और उन्होंने अपना फ़ोन रखा और आपके आगे हाथ जोड़े। ऐसे ही है, तो वो कहीं ना कहीं पर्सनल लग रहा था, वो ये नहीं लग रहा था कि वो कमेंट पढ़ रहे हैं, नहीं, वो ऐसे लग रहा था कि वो पर्सनली चाहते हैं कि आप पॉलिटिक्स छोड़ दें। और वैसे भी आप बताओ ना कि मैं किसी को भी पॉलिटिक्स करने का हक है इस मुल्क में, किसी को भी, तो वो अगर पॉलिटिक्स में आता है तो एक आदमी तंज कर रहा है उसके ऊपर कि आप ये छोड़ दें, आप और करें, तो बजाय कि आप कोई अच्छा कमेंट लेके आए, आप उस बंदे का कमेंट मुझे सुना रहे हैं, who is a nobody to me, I don't even know him, सर मुझे क्या पता कौन है, ट्रोल है कोई। फेमिनिस्ट हैं आप, खातून की बहुत इज्जत करते हैं, अभी शो शुरू होने से पहले आप हमें भी मोटिवेट कर रहे थे कि आप लोगों को फील्ड में काम करना चाहिए, तो वो जो खातून के साथ आपका एक झगड़ा हुआ, उस चीज़ को बहुत लोगों ने नेगेटिवली और हाइप क्रिएट की कि आप खातून से ऐसे बात कैसे कर सकते हैं। वो इसलिए कि मैं लड़कों के साथ भी ऐसी बात कर रहा था। ठीक है, देखें, औरत के बारे में अगर मैंने कोई गलत बात करनी है ना, जो कि नहीं करनी चाहिए, वो ये है कि दुनिया में कोई भी मुआशरा हो ना, मैं औरत के बारे में कोई ऐसी घटिया बेहुदा फहोश, कोई गालम गलोच गुफ्तगू इस तरह की करूं, क्योंकि पूरी दुनिया में ना बड़ा ये मसला है ये कि हमारी फैमिली में तो हमें बताया गया कि आपने कभी लड़की के नाम पे गाली ना सुननी है ना निकालनी है। बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि हमें लगता है कि इस तरह ना औरत को ऐसे दबा दिया जाता है। आप देखें ना, जितनी बड़ी गालियां हैं उसमें ना मर्द है, ना भाई है, ना बाप है, हमेशा औरत आती है उसके अंदर, तो औरत को तो वैसे ही वो कर देते हैं ना कि पता नहीं इसको कह देंगे तो ये तो बेचारी शर्म से मर जाएगी। जैसे रेप विक्टिम्स होते हैं, वो आगे बयान भी नहीं देते, बिल्कुल, कि उन्हीं को टारगेट किया जाएगा कि उनकी गलती है। तो ये तो हम तो ये समझते हैं। दूसरा ये कि अगर मैं औरत को कोई जानवर का नाम को, जो मैं मर्दों को भी नहीं कहता, या मैं किसी औरत को उसकी ज़ात, उसकी शक्ल, उसके हुलिये पे कहूँ, जो वो करी थी जहालत। जहालत तो लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करती हैं। मैंने उसमें इससे ज्यादा सख्त जवाब दिए लोगों को। ठीक है। इसका इशू ये था कि इसको जो बताया गया था, और लड़कियों को ये ज़हन में होता है उनके कि जब वो ये बात करेंगी तो उनको लड़कों से ज्यादा मिल जाएगी एक्सपोजर, और ये है भी, उनको कोई कुछ कहेगा नहीं, क्योंकि इस मुल्क में जहाँ पे औरत को दबाया जाता है ना, उसी वक्त औरत को यूज किया जाता है इस काम के लिए भी कि वो किसी मर्द को कुछ कह दे। सही। तो बस वो कहते हैं लो जी देखिए जी इसने क्या कर दिया, जो अभी एक इशू बना हुआ है। हाँ, तो वो बोलती जा रही थी, आप वो देखिए तो वो कर क्या रही है, भाई आप चुप तो हो जाए, मेरी बात तो सुनो। मैं उसको कहता यार चुप कर दो, मतलब आपका कहना है वो आपको बोलने ही नहीं दे रही थी, और आगे से आगे जा रही थी। मैंने इसको क्यों कहा कि आप पर्दे वाली बात मैंने क्यों की? आपने की इसलिए कि जब आप इस हद तक चले जाते हैं ना कि आप, कोई आदमी आप लोगों के लिए खड़ा हो रहा है, कोई आदमी कह रहा है कि यार इस मुल्क में मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुल्क एक सेकुलर मुल्क होना चाहिए। ठीक है। मैं इस हद तक जा रहा हूँ क्योंकि सेकुलर मुल्क ही तरक्की याफ्ता है दुनिया में, और कोई नहीं है। बिल्कुल। इजराइल भी तरक्की याफ्ता नहीं है जो मजहबी मुल्क है, सऊदी अरब भी तरक्की याफ्ता नहीं जो मजहबी मुल्क है, पाकिस्तान भी नहीं है, इंडिया भी नहीं है। इंडिया कहता तो सेकुलर है कोई नहीं। ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि दुनिया में जितने बड़े मुल्क हैं जो तरक्की याफ्ता हैं, वो चाहे सोशलिस्ट हो या कैपिटलिस्ट हो या सोशल डेमोक्रेट हो, सारे मुल्क एक ही कदर मुश्तरक है उनके अंदर, मतलब उनके अंदर डिफरेंट निज़ाम है, लेकिन सेकुलर सारे हैं। ठीक है। क्योंकि इसके अलावा ना ह्यूमनिज्म, सेकुलरिज्म, या हम कहेंगे साइंस टेक्नोलॉजी,
रैशनलिज्म, ये सारा इकट्ठा है। ये एक आप समझो कि एक गुलदस्ता है, ठीक है। इसके अंदर से एक चीज निकाल लेंगे तो वो बाकी भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ब्रीदिंग स्पेस ही आपको ये चीजें देती हैं आजकल। और अगर आपने आगे जाना है, हाँ जी, तो आपको ये जरूरी है आपके लिए करना। तो मैं तो ये बात करता होता हूँ, इसने जब इतना ज्यादा किया ना एक ऐसे आदमी के लिए, हाँ, जो इस मुल्क में मदीना की रियासत और मजहबी रियासत और अब मजहब की लड़ाई कराएगा आगे जाके, क्योंकि जहरी बात है, मैंने उसमें बताया था कि तंजीम इस्लामी वाले भी मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी मदीना की रियासत में लड़की डांस नहीं कर सकती, ठीक है जी, बिल्कुल। इमरान की मदीना की रियासत में लड़कियां डांस करती हैं। अच्छा, फिर जब उससे पूछा जाता है कि आपकी इधर लड़की डांस करी है आपकी उसमें, तो पता है कहता है नहीं, लेकिन वो तो नेशनल सॉन्ग थे ना, वो कोई दूसरे सॉन्ग नहीं थे। भाई दूसरे सॉन्ग में करेगी तो क्या गलत है? ठीक है भाई, लड़की अगर लड़का डांस करता है लड़की क्यों नहीं कर सकती? आप इसके हक में है, इट्स ओके भाई। मैं तो इंसान समझता हूँ ना दोनों को, और दोनों को अपनी लिमिट्स का पता होता है। देखो ना, लड़के भी तो अपने कपड़े उतार के डांस करना शुरू कर देते, ऐसे ही है ना। तो लड़कियों को भी पता होता है उन्होंने कैसे डांस करना। एक जमाना ऐसा था कि बेनजीर भुट्टो के जमाने में म्यूजिक 89 हुआ, 1989 की बात मैं बता रहा हूँ, आप शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे उस वक्त। तो उस वक्त ये हुआ था कि एक प्रोग्राम किया गया म्यूजिक का, और उसके अंदर ना लड़कियों ने सिर्फ हाथ ऊपर करके तालियां बजाई, ठीक है। अब तो लड़कियां बड़ा एंजॉय करती हैं ना। मैंने ऐसे शोज किए हुए कैनेडा में, ये लाहौर कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज में, मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में, कि जहाँ अगर सिर्फ लड़कियों का होना शो, तो वो तो डांस करती हैं बगैर, बिल्कुल ऐसे है, आपने देखा होगा, बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि उसने सिर्फ हाथ ऊपर किए, अगले दिन बेनजीर भुट्टो जो है उसको पूरे मुल्क में, ये जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट उस जमाने की, उन्होंने और ये साथ उनके मौलवी हमारे दोस्त लग गए, इतना उसको प्रेशराइज किया कि उसने तस्बीह पकड़ ली, ओके, और उसने दुपट्टा ले लिया यहाँ तक, ठीक है। ये जो मरियम नवाज भी जो है ना, ये भी इसीलिए ये लिया हुआ, अदरवाइज शादी पे अपने बेटे की तो नहीं ये लिया हुआ था, जी जी। उसको तो ऐसी थी ना, जगहों पे लिया, कुछ जगहों पे नहीं, भाई इसीलिए ना प्रेशर पड़ता है ना औरतों पे। आप सपोर्ट करते हैं मरियम नवाज को? मैं मरियम नवाज को सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि हम तो अमीर सरमायादार जागीरदार माफिया की सियासत के खिलाफ हैं, और वो नहीं का हिस्सा है। लेकिन एक बात अच्छी है पाकिस्तान के लिए कि एक औरत जो है वो वज़ीर आला बनी है, और मैं तो समझा वज़ीर आज़म भी बनना चाहिए। इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो आपको 60% औरतें जो है ना बड़े ओहदों पे चाहिए। क्या बात है, आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप पसंद वजह है ना, ये मुआशरा आगे नहीं जा सकता अदरवाइज। सही। मैं आपको इस तरह मिसाल देता हूँ, इस मुल्क में ज्यादातर जो लड़कियां जो स्कूल नहीं जाती वो लड़कियां हैं, लड़के नहीं है, बिल्कुल, उनकी ज्यादा बड़ी तादाद है। अच्छा, फिर जो लड़कियां पढ़ लिख जाती हैं वो भी उनमें से जो जॉब्स करने वाली हैं मर्दों के बनिस्बत छोटा मोटा जो पढ़ जाती हैं उनकी तादाद बहुत कम है, मर्दों से ज्यादा नहीं है। तो इसी तरह औरतें बहुत से काम जो हैं वो इसलिए नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने उससे बात भी की थी कि उनको सोसाइटी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो कुछ काम वैसे ही नहीं सोचती करने को। तो मैं सिर्फ शोबिस की बात नहीं कर रहा, बहुत से ऐसे काम है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि बुर्का पहनने वाली लड़की, चादर पहनने वाली लड़की, हिजाब करने वाली लड़की, फिर कोट पहनने वाली लड़की, फिर जो दुपट्टे वाली लड़की, जो जिसने दुपट्टा ऐसे सिर्फ डाला हुआ वो वाली लड़की, जो लड़की वो एक कमीज होती है उसको कहते हैं स्लीवलेस, वो पहनने वाली लड़की, कोई भी लड़की, वो तमाम की इज्जत एक जैसी है। मैं ये कह रहा हूँ, ये नहीं कि बुर्के वाली इज्जतदार है और दूसरी नहीं है, सब जो स्टैंडर्ड मेंटेन किए गए हैं हमारी सोसाइटी में। और ये उनका मामला है कि वो क्या पहनना चाहती है। आप नहीं कह सकते जी चादर वाली होती, अब यहाँ पे क्या डाला गया, नहीं जी बुर्के वाली लड़की जो है वो बेहतर है और चादर वाली बेहतर। उससे क्या होता है, प्रेशर पड़ता है उनपे कि जो कि नहीं लेना चाहती है उनको लेना पड़ जाता है, उनको एक वो जज किया जाता है जिसने दुपट्टा नहीं लिया हुआ और जिसने लिया हुआ। और यहाँ पे अगर आप उन लड़कियों को बाहर ले जाए, उनकी फैमिली के साथ चली जाती हैं, वहाँ वो नहीं लेती, बिल्कुल वहाँ बहुत ही कम तादाद है जो ये करती हैं। अच्छा सर, आपके इसी बात पे वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया, आपने कहा मैं बहुत लिबरल हूँ, मैं नहीं कहा, मैंने कहा कि आपको ख्याल नहीं आ रहा कि आप ऐसे बंदे के साथ झगड़ रही हो जो आपके लिए खड़ा हुआ है, और उस बंदे के साथ जिसकी बीवी ये कहती है, मतलब इमरान की बीवी ये कहती है, उसका इंटरव्यू है नदीम मलिक के साथ, ठीक है, एक इंटरव्यू से दिया, उसके बाद वो गायब हो गई, इसलिए कि वो पता चल गया ना, इमरान ने कहा होगा भाई मुझे एक्सपोज करोगे, मेरी मुनाफिकत एक्सपोज कर रहे हो, मैं दोनों तरफ खेलता हूँ, तो मदद कार्ड भी यूज करता है वो। तो उन्होंने कहा बुशरा बीबी ने कि ये पर्दा है ना, ये असल पर्दा है, यही जो मैं करती हूँ, और यही पर्दा है।
अच्छा। और पर्दा जो खुदा ने हुक्म दिया, और यही इज्जतदारी वाली बात है। ठीक है। तो उन्होंने तो एक सेकंड में देखो ना, हर वो चीज जो आप बोलते हैं उसका एक काउंटर नैरेटिव भी होता है, या आप इस तरह समझ लें कि उसका एंटी थीसिस भी होता है। ठीक है। हर थीसिस का एंटी थीसिस होता है। जब आप कहते हैं ना कि यही पर्दा है और ये इज्जतदार है, तो इसका मतलब यही है कि मतलब बाकी इज्जतदार नहीं है, हाँ, और बाकी इज्जतदार नहीं। ठीक है। तो मैंने कहा आप जब आपको पता है कि वो इस तरह की खातून है, और अगर वो खातून अव्वल बन जाती हैं तो जाहिर बात है कोई सेकुलर मुआशरा तो है नहीं, ये तो मजहबी मुआशरा है। तो उनका जो असर है ना, वो जब नीचे आएगा ना, तो वो सारी खातून, तो वो पूरी खवातीन को प्रेशराइज करेगा। ठीक है। तो मैंने कहा आप मेरे से उस तरह के बंदे की बात कर रहे हो जो दोनों तरफ खेलता है विकेट की, कभी मजहबी बन जाता है, कभी उसके की और। अच्छा, अभी मैंने आपसे मरियम नवाज की भी बात की, आपको इतना ज्यादा गुस्सा नहीं आता, बट इमरान खान के ऊपर आपको इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आता है? इसलिए मुतीबा, इमरान जो है ना, ये बहुत बड़ा, ये तो ऐसे ही कहते हैं इसको फितना और फसाद वगैरह, क्योंकि फसादी वगैरह, क्योंकि इनकी तो इक़्तिदार की लड़ाई है ना, ये अमीरों की लड़ाई है आपस में। इमरान भी अरबपति है, इसकी बहनें भी अरब खरबपति हैं, इसकी जो बीवी साबका थी वो भी खरबपति है। ये ना, इसको शौक है इनके अंदर रहने का, मुझे बिल्कुल ही नहीं है। मैं इनके सियासी मुखालिफ हूँ। ठीक है। मैं मिडिल क्लास का आदमी हूँ, एंड आई एम प्राउड टू बी फ्रॉम द मिडिल क्लास। और मैं मिडिल क्लास के लिए खड़ा हूँ, सिर्फ मैं मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास जो गरीब लोग हैं, मेरे इनके साथ सियासी मुखालफत है। ठीक है। इवन मीडिया के जो बड़े बड़े सेट या चैनल्स के मालिक हैं, वो मेरे दोस्त रहे जब मैं आर्टिस्ट था जी। मेरी उनके साथ ही मुखालफत है इस वक्त, क्योंकि वो उसी तबके का हिस्सा है। सियासी मुखालफत, जाती नहीं। ठीक है। ये तो ऐसा नहीं है ना, ये तो हर एक के साथ, इसके तो सब अमीर लोग होते हैं। अभी भी ये जो सुहेल अफरीदी से लेके जो भी हैं, ये सब के सब बड़े मालदार लोग हैं। हमारी पार्टी में ऐसे लोग आ ही नहीं सकते। तो इसलिए एक बात आप ज़हन में रखो कि जब मैं ये कहता हूँ ना कि ये बंदा बहुत बड़ा मुनाफिक है, तो उसके पीछे ग्राउंड्स हैं। ग्राउंड्स ये हैं कि ये मदद कार्ड खेलता है इस हद तक कि जो कि मौलवी भी नहीं खेलते। मतलब ये कहता है मुझे खुदा तैयार करा था। ये तो ये बात कहते हुए ना डर लगता है किसी इंसान को, किसी इंसान को डर लगता है वो कहता हो कि मुझे खुदा तैयार करा। और इसकी हरकतें देखें आप, मतलब इसकी, मैंने इसकी हरकतों में ना जाता अगर ये मजहब कार्ड ना खेलता। ठीक है। बड़ी सिंपल बात ये मुदीबा कि अगर कोई आदमी मजहब पे सियासत करेगा तो हम भी मजहब पे उसके जाएंगे। ठीक है। अगर कोई आदमी सोसाइटी के अंदर सोशल नॉर्म्स के ऊपर सियासत करेगा, अखलाकियात पे, तो हम भी अखलाकियात पे उसके जाएंगे, हम उसको पूरा खोलेंगे। अच्छा, मैं आखिरी बात, और अगर कोई इंसान इस मुल्क की पॉलिसीज के ऊपर सियासत करेगा, मिसाल के तौर पे इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी, तो फिर हम उन पॉलिसीज पे जाएंगे। ठीक है। इसका सबसे ज्यादा बिकता क्या है? मजहब। ठीक है। तो मैं इसकी पर्सनल जात पे जाता हूँ कि भाई अगर आप मजहबी बन रहे हैं तो फिर आपने ये क्या किया है। ठीक है। तो इसलिए इसके साथ कोई किसी भी ऐसे मजहब वाली बात पे सबसे पहली बात तो ये है, और दूसरा ये है कि जब ये कहता है कि मैं तो जी लड़ रहा हूँ आपके लिए, और ये फौज और रियासत जो है ये मेरे साथ ज्यादती करी है, तो आप तो बूट पॉलिसी हैं। जब आदम है तो बूट पॉलिसी नहीं है। अगर मैं जाना चाहता ISI के साथ या एजेंसी के साथ, तो मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि मेरे घर आए थे इसी ड्राइंग रूम में, और उन्होंने मुझे आए कहा था कि आप मकबूल आदमी हैं, आप अगर कुछ करना चाहते हो तो आप बताएं, हम आपको क्या सपोर्ट दे सकते हैं। तो मैंने आगे से पता क्या कहा था उनको, और ये इस पे बता रहा हूँ ना मैं, वो भी सुन रहे हैं, सुनेंगे। मैंने उनसे कहा था मैं मकबूल आदमी हूँ, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, और आपको ये भी पता है मेरी कोई फाइल भी नहीं है आपके पास, ना मैंने कोई करप्शन की हुई है, मैं तो एक मिडिल क्लास लाइफ में खुश हूँ, और सबको चाहता हूँ पाकिस्तान के लोग ये वाली लाइफ गुजार सकें। तो अब अगर मैं इस तरह का हूँ और मैं ये कहता हूँ कि जी फौज को प्रिंसिपली सियासत में नहीं आना चाहिए, तो उसका तरीका फिर एक ही है उसको प्रूव करने का कि मैं फौज के साथ कोई सियासी मामला ना रखूं। तो इसलिए मैं आपके साथ आपकी सपोर्ट नहीं ले सकता। लेकिन अगर आप मुझे साइलेंटली सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरे से कोई बात किए बगैर, तो आप करते रहें। ठीक है। तो मतलब फ्रंट फेस पे आके नहीं उनकी सपोर्ट लेना चाहते हैं। साइलेंटली सपोर्ट का मतलब ये होता है कि मुझे तो ना पता हो ना कि मुझे कोई सपोर्ट कर रहा है, मेरे बयानात को भी आगे सोशल मीडिया पे फैला रहा है, उनको लगता है कि यार ये पाकिस्तान के लिए ठीक बोल रहा है, तो कोई भी लोग उसको सपोर्ट दे रहे हैं, टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं, मुझे क्या पता कौन दे रहा है। ठीक है। लेकिन वो तो आज तक नहीं मिली फिर मुझे आज तक कोई साइलेंटली सपोर्ट नहीं किया किसी ने, क्योंकि इस मुल्क में यही होता है कि आप जब तक अदारे किसी के साथ बूट पॉलिशी ना करेंगे, उनकी एक डील नहीं होगी आपकी, तो आपके साथ कोई भी नहीं आएगा। ये सवाल मैं लोगों की क्लैरिफिकेशन के लिए आपसे पूछने लगी हूँ। अभी आपने जो बूट पॉलिशिया बोला, आपने अक्सर अपने बयानात में उनको घटिया बोला, औरतों को एक्सप्लॉइट करते हैं, लेकिन इन सब बातों पे लोग उनको फिर भी पसंद करते हैं, क्यों?
मतलब ये चीज़ें हैं, लेकिन लोग एक बहुत बड़ी हमारी तादाद है जो उनको फॉलो कर रही है, उनको पसंद कर रही है। अच्छा, इसकी क्या रीज़न है? आप एक बात बताओ जी। आपने अगर वो प्रोग्राम थोड़ा सा पूरा देखना, हाँ जी, उसमें मैंने किसी से सारे 80 लोग बैठे हुए थे, मैंने उनसे कहा बताओ लेफ्ट और राइट क्या होता है जी। सब चुप थे। जी। ये शऊर है जो इमरान खान ने इनको दिया है, ओके। इससे ज़्यादा शऊर नहीं इनको आता। ठीक है। लेफ्ट और राइट जो होता है वो पॉलिटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेफ्ट की पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि आप आम लोगों के साथ खड़े हैं, ठीक है, और आम लोगों की तरक्की के लिए पॉलिसीज बना रहे हैं। सही। उनकी मिनिमम वेज, उनकी सोशल सिक्योरिटी, उनकी पेंशन, ठीक है। यहाँ तो ये डिस्कस ही नहीं चीज़ें होती जी। लेकिन इस पे बात हो रही है। ठीक है। और राइट की पॉलिटिक्स का ये मतलब होता है जो इमरान भी करता है, जो शरीफ खानदान भी करता है, और जो भुट्टोज़ारी खानदान भी करता है। उसका मतलब होता है कि अमीरों को और फायदा हो, और हर दफा होता है किसी की गवर्नमेंट हो, अमीरों के सासे बढ़ते जाते हैं, गरीबों का बेड़ा गर्क होता रहता है। इसका मतलब है कि सब राइट की पार्टीज हैं, लेफ्ट की नहीं है। ठीक है। अब किसी को ये नहीं पता राइट लेफ्ट क्या होता है। अब ये ज़ुरान ममदानी जो है ये लेफ्ट का है, ये सोशलिस्ट है, जिस तरह मैं सोशलिस्ट हूँ, तो ये लेफ्ट का है, इसीलिए ट्रम्प के साथ लड़ाई हुई है ना उसकी, क्योंकि ट्रम्प राइट का है। तो ये वो लोग हैं जिनको ये नहीं पता। तो पहली बात तो ये है कि ये लोग जो हैं इससे गुमराह हुए हैं बहुत ज़्यादा। एक होती है सियासी जहालत, वो बहुत ज़्यादा है इस मुल्क में। ठीक है। तो आप कह रही हैं कि उसको क्यों करते हैं, जाहिल हैं। ठीक है, जाहिल लोग हैं। देखो, अगर कोई बंदा इमरान को इसलिए सपोर्ट करता है कि मुझे उम्मत मुसलमान का लीडर है, तो जाहिल आदमी है, क्योंकि वो तो कहीं मुस्लिम, उसकी जो हरकतें हैं वो उम्मत मुसलमान के लीडर की नहीं होती। नौज़ुबिल्लाह, जो नबी अलैहिस्सलाम से लेके जो भी बड़े बड़े लोग हैं वो तो और तरह की लाइफ थी उनकी। इवन जो मजहबी जमातें हैं ना हमारी, उनके भी जो लोग हैं वो भी डबल लाइफ नहीं गुजारते। वो भी जिस तरह के भी हैं प्लॉट ले लेते हैं, लेकिन उनकी जो पर्सनल लाइफ होती है, मजहब अगर की बात करें तो मजहब के साथ ही होती है। ये तो दोगला है, मुनाफिक है। तो जहालत है अगर इसको लोग पसंद करें। उसकी वजह है कि अरबों रुपए का सोशल मीडिया है इसका, अरबों रुपए का, जो आदमत का तो नहीं है। हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास की बहुत बड़ी तादाद आएगी तो हमारे पास इतना कैपिटल होगा कि हम ये काम कर सकें। इनके पास अमीर लोग हैं और ये एस्टेब्लिशमेंट का बूट पॉलिसी। तो आपको लगता है कि ये बाय पर्पस आपकी पार्टी को सोशल मीडिया पे हाइप नहीं मिल रही क्योंकि उनके लोग बैठे हैं और इस वजह से उनको ज़्यादा हाइप इस हद तक कि अगर आपको थोड़ा वापस जाएगी ना ट्विटर पे जाना और आप देखना कि जमैमा ने एलॉन मस्क से इल्तिजा की है। ठीक है। इल्तिजा वो क्या कर रही है, वो ये कह रही है कि मेरे ट्वीट्स जो है ना वो रोक लेते हैं, ये पाकिस्तान की रियासत जो है ना मेरे ट्वीट रोकती है। ठीक है। और रीच रोक देती है, आगे नहीं जाने देती मेरी बात। तो आप इसके बारे में कुछ करें। एलॉन मस्क ने जवाब नहीं दिया इसको। आपको पता है ये एग्जैक्टली ये चीज़ सिर्फ ट्विटर पे नहीं, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और कोई भी और कोई प्लेटफॉर्म ऐसा जिसपे हमारे लड़के लड़कियां जा सकते हैं जी, ये टोटली मुझे ब्लॉक करते हैं पीटीआई वाले। ठीक है। ये आप ये समझोगे इस हद तक कि मेरी मिलियंस में रीच होती थी। ठीक है। ये मुझे थाउजेंड्स में लेके आने की कोशिश कर रहे थे, अब बड़ी मुश्किल से लैक्स में गई है क्योंकि हमने अपना सोशल मीडिया थोड़ा सा एक्टिव किया। तो ये सबसे बड़े फैशिस्ट हैं। ये कहते हैं ना जी रियासत हमारे खिलाफ ये कर रही है, फैशिज्म, जुबान बंदी, ये कह रहे हैं। ये सबसे बड़े फैशिस्ट हैं। इनसे बड़ा फैशिस्ट कोई नहीं है। ये सबसे ज्यादा जुबान बंदी करते हैं। ये किसी आदमी को उसकी बात जो है ना वो करने नहीं देते और आगे पहुंचने नहीं देते, क्योंकि मैं इमरान की असलियत दिखाता हूँ चूंकि लोगों को, और वो मेरी वो सोशलिज्म की राह में रुकावट है। मेरे हमारे नजरिए की राह में सबसे बड़ी रुकावट ये है कि एक तो मजहब फरोश है, दूसरा ये मुनाफिक मजहब फरोश है, मतलब लोगों को गुमराह करता है और कंफ्यूज करता है। दूसरा ये बूट पॉलिसी है लेकिन इनकलाबी बन रहा है। ये बूट पॉलिसी है, ये असल में फसाद कर रहा है, इंतशार कर रहा है हमारे मुल्क में, लोगों को उनके बच्चों को मरवा रहा है, अपने बच्चे इसने बाहर रखे हुए हैं। तो ये खूब इसकी बहनें भी जो हैं उनके बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और वो लोगों के बच्चों को लेके आगे कह रही होती हैं आए जी हमारे साथ ये करें। तुम्हारे बच्चे अपने किधर हैं, तुम्हारे बच्चे तो साथ नहीं आते। तो ये लोग फसाद इंतशार मचा रहे हैं। तीसरा ये कि उन्होंने गलीज गालम गलोच की है इस सोशल मीडिया पे, उसका भी अगर आपने प्रूफ लेना है, आप मेरे किसी भी ट्वीट, किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर मेरा पोस्ट, उसके नीचे जाओ और आप देखो कि स्टार्ट ये करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 100 पहले जो कमेंट्स होते हैं ना वो सारे गालम गलोच के होते हैं, जिसमें मेरे पोस्ट के बारे में या उससे रिलेटेड कोई बात नहीं होती, सिर्फ गाली होती है, पर्सनली अटैक होता है, सिर्फ गाली। तुम तो ये हो, तुम तो इसका क्या, मेरी पोस्ट तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि वो सारे कमेंट्स प्लांटेड हैं। प्लांटेड से भी ज्यादा आवाम की आवाज नहीं है, ये बॉट्स नहीं। तो रोज बाहर निकलता हूँ। अभी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से आया हूँ जी, वहाँ पे आपको मैंने शायद कहा था ना कि आप थोड़ा सा लेट आ जाओ। मैंने वहाँ पे जो पंजाब यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं पॉलिटिकल साइंस के राणा साहब,
मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटीज में से है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज है। हाँ जी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है पंजाब यूनिवर्सिटी, और सबसे पुरानी 1933 में इनका पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट बना था, ये बता रहे थे 1933 में, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। उसके जो हेड हैं आज के, उन्होंने मुझसे पॉडकास्ट की है बैठ के 2.5 घंटे की। उन्होंने 1-1.5 घंटे की करनी थी, वो इतनी लंबी हो गई। सारे मेरे स्टूडेंट सामने बैठे हुए थे, मैं रोज गाड़ी में निकलता हूँ बाहर, सब लोग मुझे कोई हाथ हिलाता है, कोई प्यार, मतलब कभी आपको वो फेस नहीं करना पड़ा जो वहाँ पे सिर्फ सोशल मीडिया पे खास लोग हैं जिनको भेजा जाता है, जैसे रेहान तारी के पॉडकास्ट में हुआ और सोशल मीडिया पे किया जा रहा है। मतलब आप कह रहे हैं वहाँ पे टोटली प्लांटेड था सब कुछ। दीवा आप इस तरह करें ना, आप तो आप वो अच्छा नहीं लगता मैं कहते हुए, लेकिन मफरूजा है फर्ज करें कि आप तीनों मेरे साथ चलें और जाके हम जाते हैं, आप देख लें लोग किस तरह मेरे से मिलते हैं। ठीक है भाई, वो कौन है जो मुझे गालियां निकाल रहे हैं? ठीक है, वो है बॉट्स। ठीक है, वो बाकायदा टेक्निकल लैंग्वेज में वो लोग होते हैं जो लोग भी नहीं होते। ठीक है, आपको पता है उनमें से एक का भी नाम नहीं होता असल, एक का भी अपनी शक्ल अपनी नहीं होती, और ये सारे फेक अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, और वहां से ये यलगार करवाते हैं। इसमें शहबाज गिल शामिल है जो मेरे खिलाफ जो करवा रहे हैं, अरसलान खालिद है, अच्छा, ये अजहर मशवानी है, जिब्रान इलियास, वो सबसे घटिया आदमी है जो अमेरिका बैठा हुआ है, और बुशरा बीबी थी जब ये बाहर थी, इन्होंने मेरे घर फोन करवाया था कि इनको अपने जो है ना मतलब जवाद अहमद को आप समझाएं कि खान साहब के बारे में ये कहता है वो कहता है, तो हम जब गवर्नमेंट में दोबारा आए तो हम देख लेंगे। तो मैंने कहा इनको पता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं तो उन इनकलाबियों की कबीले से हूँ जो लेनिन था या ट्रॉट्स्की था या इवन अंबिया अलैहिस्सलाम को इसमें ले लेता हूँ, वो थे। हम तो हट ही नहीं सकते अपनी बात से, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो असल सच्चाई है। आपसे क्या बराबरी की बात लगता है, उनको क्या थ्रेट लगता है कि अगर आप आ गए तो क्या होगा? आ नहीं गए, हाँ, वो चाहते हैं ये इस जगह पे आए ही ना कि ये हमारे लिए ऐसी जगह बनेंगे जवाद अहमद से हमें लड़ना पड़े, क्योंकि इससे लड़ेंगे तो हमारे पास तो हथियार ही नहीं है, क्योंकि ये तो बात जो करता है उसका जवाब ही नहीं है हमारे पास। मैं आपको चलें ऐसे समझ लें, नवाज शरीफ वगैरह की बात जितनी भी वो करते हैं ना, उनके पॉलिटिशियंस करते हैं, उनके हामी जर्नलिस्ट करते हैं, जो भी हैं, उनको फायदा होता है पीटीआई को जब वो करते हैं। लोग जो है वो कहते हैं जी उधर से बात आई, अब इनका जवाब दो, अब कहो ये तो है ही चोर, ये तो है ही डाकू, इन्होंने तो ये किया, इन्होंने इतने अरसा हुकूमत की क्या कर लिया, मतलब नैरेटिव है ना बना हुआ पूरा, बिल्कुल ऐसे है। तो क्या होता है कि एक चीज एक्टिव रहती है, फुलझड़ियां फूटती रहती हैं, और पीटीआई का नाम, उनको फायदा है कि हमें हमारे खिलाफ बात की जाए। जब मैं इनके खिलाफ बात करूंगा और इस बड़े लेवल पे करूंगा, इनके पास जवाब ही नहीं है, ठीक है, तो ये तो मारे जाएंगे ना, ठीक है, इनके पास जवाब ही नहीं है ना, अभी भी तो जवाब नहीं है। मैंने इतनी दफा कहा है खड़े होके कि इमरान ये है जी, तो इनमें से आज तक किसी ने मेरे पे केस नहीं किया। क्यों? अब आप ध्यान रखो, जिस दिन ये मेरे पे केस करेंगे, जिस दिन, उस दिन इनको पता है पॉलिटिकली मेरे सामने खड़ा हो जाएगा आगे इमरान, तो वो ये नहीं चाहते, इसलिए वो मुझे वो कहते हैं निप द इविल इन द बड, वो मुझे चाहते हैं कि इसको दबा दो, ठीक है, इसको ऊपर उठने ना दो। अच्छा, बहुत ज्यादा ये भी कहा जाता है कि आप इमरान खान को सिर्फ इससे डिस्कस करते हैं ताकि पॉपुलर हो। मैं तो कह रहा हूँ ना कि अगर इमरान ही सोशल मीडिया पे नजर आता है, इमरान की ही खबरें चलती हैं टीवी पे, इमरान ही नैरेटिव बनाता है, इमरान ही अदारों को बुट पलट करके इमरान अदारों के खिलाफ बात करता है, फसाद क्रिएट करता है, इमरान ही कहता है अमेरिकी साजिश हुई है, हालांकि उसी अमेरिका जब ये ट्रम्प से मिल के आया था तो कहता था मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया। तो ये जब इस तरह की एक्टिंग करता है और उसकी वजह से खबरों में जिंदा रहता है, तो मैं किसके बारे में बात करूं? ये ऐसी बात है कि जैसे स्टेडियम में मैच हो रहा है, मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ, या मैं इसी तरह बात करें, आप जर्नलिस्ट हो ना, आपको समझ आ जाएगी। स्टेडियम में मैच हो रहा है पाकिस्तान और इंडिया का, ठीक है, बहुत बड़ा मैच हो रहा है, ठीक है, वो दोनों खेल रहे हैं, मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ, और मैं रात को अपने एडिटर को आई कहता हूँ अखबार के कि जनाब वो शालामार बाग में ना वो मोहल्ला जो है ना मोहल्ला जट्टा और मोहल्ला गुजरा, उनका आपस में ना क्रिकेट मैच हुआ है। अच्छा, मैं उसकी स्टोरी लेके आया हूँ। वो क्या कहेगा मुझे? वो कहेगा यार चले जाओ यहाँ से, वो तो कहेगा जी इसकी नौकरी खत्म करो। भाई इमरान जब डिस्कस हो रहा है हर तरफ और उसने अपना नैरेटिव बनाया हुआ, लोगों को गुमराह कर रहा है मेरे हिसाब से, तो मैं उसके बारे में बात करूंगा ना, और किसके बारे में बात करूंगा? ठीक है, आपको उनके नैरेटिव से कॉन्फ्लिक्ट है, बेसिकली उनकी पर्सनैलिटी से नहीं है, उनकी पर्सनल लाइफ से नहीं है, उनके जो नैरेटिव है उससे आपको कॉन्फ्लिक्ट है। उसका नैरेटिव में उसकी पर्सनल लाइफ आ रही है। ठीक है, मैं इस तरह समझाऊंगा आपको कि फर्ज करो
ये आपके प्रोड्यूसर हैं, एक खातून है और एक मर्द हैं, दोनों। हाँ जी, हाँ जी। ये मुझे कल कहते हैं कि जी इस मुल्क में हम इस्लाम लाएंगे, मदीना की रियासत बनाएंगे, जाली जो उनकी अपनी है, उनका ख्याल है कि वो बनाएंगे। और मैं सोचता हूँ कि है अभी एक और चूरन बेचने आए हैं, अभी लड़ाई कराएंगे मजहब के नाम पे इस मुल्क में, जबकि मजहब तो पर्सनल मसला है। मैं भी पक्का सच्चा मुसलमान हूँ, लेकिन पर्सनल मेरा जाती मामला है। आप उसको क्यों सियासत में घसीट रहे हैं? जब इमरान मजहब के बारे में बात करता है तो ज़हन में रखिए वो लोगों के जाती मामले में बात करता है। मतलब जाती, हम ये समझते हैं ये हमारा नैरेटिव है। अच्छा फर्ज करो कि ये कहते हैं, हाँ जी। और इसकी वजह से लोग इनकी तो इसलिए जाते हैं क्योंकि मजहबी मुआशरा गरीब है। आपको पता है मुतीबा, जब कोई मुआशरा गरीब हो और साथ मजहबी हो तो बहुत ही खौफनाक किस्म का मुआशरा बन जाता है, क्योंकि गुर्बत एक्चुअली और ज्यादा आपको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की तरफ लेके जाती है। इवन अमेरिका में जब उनकी इकोनॉमी नीचे जाती है ना, रिसेशन में जब हुई थी, तो वहाँ नस्ली कौमी ये जो किसे कहते हैं मुसलमान, हिंदू, सिख, इनकी कम्युनल, ये सारी आइडेंटिटीज के ऊपर सियासत शुरू हो गई थी। क्योंकि होता है जब खुशहाली होती है ना, सब लोग कहते हैं यार जियो और जीने दो। जैसे खुशहाली नहीं होती तो लोगों को जो सबसे पहले गुस्सा जो निकलता है ना, वो निकलता है इस बात पे कि ये मुसलमान है, इसने इधर आके वो मजहब पे आ जाते हैं, वो मजहब पे आ जाते हैं, नस्ल पे आ जाते हैं, इलाके पे आ जाते हैं, कौमियत पे आ जाते हैं। ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटीज है। तो इसी तरह हमारे मुल्क में जो भी बंदा मजहब को यूज करेगा सियासत में, खास तौर पर मुनाफिकाना तरीके से, मजहबी जमातें करती हैं तो हम उनके साथ रिबेट करते हैं। इनके साथ रिबेट भी नहीं हो सकती, ये तो इनकी तो लाइफ ही और होती है, पर्सनल लाइफ, और एक मजहब को यूज कर रहे होते हैं। मतलब बेसिकली आप मजहबी सियासत के खिलाफ हैं, चाहे वो कोई भी करे। वैसे तो मजहबी सियासत के खिलाफ है, हम नहीं समझते, मैं बता देता हूँ, हम समझते हैं कि मजहब सियासत सबसे पहले, फिर मीडिया, और फिर एजुकेशन। एजुकेशन टू सम एक्सटेंट, ठीक है, आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन फिर सबका करें, मसीहियों का भी हो, जो जो भी इस मुल्क में रहते हैं। इस मुल्क में 4 लोग रहते हैं ज्यादातर, हिंदू, सिख, मसीही और पाकिस्तान, ये मुसलमान। और मुसलमानों में भी 2 बड़े सेक्ट्स रहते हैं, शिया और सुन्नी। अब आप कहाँ तक जाएंगे? मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब कोई बंदा आके कहता है ना मजहबी बातें मेरे सामने और लोगों के सामने आके करता है, और मैं उसको पर्सनली जानता होता हूँ ये कैसा बंदा है, और आपके सामने बड़े लोग ऐसे आएंगे, बड़े लोग आएंगे कि ये आपको पता होगा, आप कहेंगे हैं ये क्या बातें कर रहा है, ये तो मेरे सामने कुछ और होता है, तो लोगों के सामने कुछ और होता है। तो उससे तो होता क्या है, फर्ज करें आप एक जगह गए, हमारी पार्टी ना कोई भी फंक्शन करने से पहले तिलावत नहीं करती। वो कहते हैं ना तिलावत पहले करें फिर बाद में नात पढ़े। क्यों? रीजन क्या है? उसकी वजह बताता हूँ ना आपको। अच्छा फर्ज करो क्राउड में बैठा हुआ है हिंदू, ठीक है, अब वो अगर कहे कि मैंने भी अब गीता पढ़नी है आगे, तो पढ़ने देंगे उसको? तो फिर आप अपना मतलब उसके ऊपर इसलिए इम्पोज कर सकते हैं क्योंकि आप अक्सरियत में हैं। तो देखो मजहब अब होता है पर्सनल मामला आपका, इसको सियासत के मैदान में नहीं लाना चाहिए, सोसाइटी में भी उस हद तक रखना चाहिए जहाँ तक उसके लिए आपका जो एक अकीदत है, खुदा के साथ ताल्लुक है, वो आपका रहे। जैसे आप दूसरे में घुसेंगे तो एक ज़हन में बात रखें, तरीके लबैक का इस्लाम और है, ठीक है, जमात इस्लामी का और है। ये बहुत मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, इनकी आप जाके पढ़े ना, इनका फिक्र ही फर्क है। एक सुन्नी बरेलवी तरीक है, एक वहाबी देवबंदी तरीक है, अहले हदीस तरीक है। उधर चले जाएं आप सऊदी अरब में तो वहाँ पे वहाबी तरीक है, ईरान चले जाएं तो वहाँ शिया तरीक है। कोई कहते हैं कि अगर रियासत का मजहब होगा ना, रियासत का, तो फिर रियासत का फिरका भी होगा, होगा ना। जी जी बिल्कुल। रियासत में उस फिरके के ज्यादा लोग रहते हैं तो उनका होगा बिल्कुल। और अगर आप इस्लाम लाएंगे तो उनके वाला लाएंगे, दूसरे वालों को नहीं लाएंगे। तो इसलिए अब ये बातें कोई यहाँ करता नहीं है, क्योंकि ये बातें असल बातें हैं, ये सच्चाई है, इसका कोई जवाब नहीं किसी के पास। अब लोग ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि देखें जी ऐसी बात ना करें, क्यों ना करें भाई। हर मजहब में हर इंसान को कहा गया कि सच बात करो, खुल के करो, डर होके करो। अभी अलैहिस्सलाम ने अपने जमाने में जो गुफ्तगू की है अपने जमाने में, वो उनके पूरे सोसाइटी के नॉर्म्स के खिलाफ थी, उन्होंने की है। हम आज ये कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर अगर आप इंसानी वैल्यूज लेके नहीं आएंगे। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, हम कादियानी को कहते हैं कि ये वो है, कितने हैं कादियानी पता आपको? आपको पता है कोई अंदाजा लगाओ? बहुत कम है। कितने? इतना पता है, इतना नंबर नहीं पता, हजारों में है। हाँ जी, शायद 1 लाख होंगे। हाँ जी, मुझे भी नहीं पता इतने होंगे, 1 लाख, लेकिन इससे ज्यादा नहीं है। हाँ बहुत कम लोग हैं, या शायद मैं अगर, क्योंकि मैं एग्जैक्टली नंबर नहीं बता सकता, मैं गलत बात नहीं बोलना चाहता। अगर ज्यादा भी हैं तो 1-2 लाख होंगे, चंद लाख होंगे, लेकिन ज्यादातर मेरा ख्याल है कि वो हजारों में है।
अच्छा मुझे बताओ एक बात कि अगर ये सेकुलर स्टेट हो जी, सेकुलर स्टेट में हर एक का अपना अपना मजहब तो है ना, हाँ फिर जी, भी मेरा भी है, आपका भी, सबका है। आप इस डरते किस बात पे हैं? अगर आप सेकुलर कर दें, क्या कोई कादियानी को वज़ीर आज़म बन सकता है? हजार हैं वो सारे, बन सकता है? तो डरना किस बात पे? आप सही, मसीही बन सकता है, आप किस बात पे डर रहे हैं? आप इस्लाम खतरे में कैसे आ जाता है? सही, मतलब कैसे खतरे में आ गया? सही, तो जिस मुल्क में भी जो भी रहता है, उसका जो भी कीदा है, आप उसको मिनॉरिटी समझते हैं, आप उसको जो भी समझते हैं, अगर उस मुल्क में उसके आइडेंटिटी के लोग ही मौजूद नहीं है तो उसका तो कोई लेवरेज या उसका कोई वो जिसे कहते हैं ना इफेक्टिविटी या वाइटैलिटी वो है ही नहीं माशरे में। तो हमने ना हर चीज़ को इस हद तक कर दिया हुआ है कि अगर हम इस तरह लोगों को ऑस्ट्रेसाइज करना शुरू करेंगे ना, क्योंकि आखिरकार सब लोगों का हक होता है। इधर यहूदी बच्चा भी गिर जाएगा ना मेरे सामने, और अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, तो मैं कहूंगा कि आप फिर इंसान ही नहीं है। अगर वो गिर जाएगा, उसके बच्चे को चोट लग जाएगी, तो मैं कहूंगा इसको फौरन अस्पताल लेके जाओ, इसको वही इलाज मिले जो मुसलमानों को मिलता है। और रसूल सल्लम को रहमतुल आलमीन नहीं कहते थे, वो तमाम आलम के लिए क्यों? अब वो ये कर सकते थे कि किसी को वो चाहे जो मर्जी सोचता हो, जो मर्जी समझता हो, वो कर सकते थे कि इसको ये नहीं देनी, रोटी नहीं देनी, इसको मार दो, उसका गला काट दो। इंसानियत तो सबसे पहले है, खुदा नौज बिल्ला, किसी ने नहीं कहा। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि आज़ादियाँ, हकूक और फिर आपकी जो 4 चीज़ें होती हैं ना जिस पे आप सियासत करते हैं, लोगों की आज़ादियों की, जैसे इस मुल्क में औरत को आज़ादी चाहिए। क्या आज़ादी चाहिए? वो अपनी मर्जी से जी सके, उसने भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मैंने कहा मर्द भी नहीं करते, तो ऐसे तो नहीं होगा कि आप उसको कहेंगे कि तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा तो वो जाके बाजार में खड़ी होकर डांस करी होगी। वो पागल तो नहीं है, बिल्कुल ऐसे है। वो उसने अपनी आज़ादी को उतने रखना है जितना उसको लगता है। बेसिकली इज्जत चाहिए, आज़ादी को यही कहते हैं कि इज्जत चाहिए। तो आज़ादियाँ चाहिए इस मुल्क में आपको हकूक चाहिए, इस मुल्क में आपको आपके ज़रूरियात चाहिए, और इस मुल्क में आपको सहूलियात चाहिए। ठीक है। तो ये 4 चीज़ों पे सियासत होनी चाहिए असल में, सिर्फ इन 4 चीज़ों पे। अगर इनके अलावा किसी भी और चीज़ पे सियासत होती है, वो सियासत बातिल है, वो सियासत लोगों के खिलाफ है। अगर कुछ कई जगह थोड़े लोगों के खिलाफ है, कई जगह उससे ज़्यादा लोगों के खिलाफ है, कई जगह अक्सरियत के खिलाफ है। अच्छा फिर ये भी आप देखेंगे ऑन रिकॉर्ड, मैं आपको बता रहा हूँ, आप जाके बिल्कुल चेक कर लें, सारा मतलब मीडिया चेक कर लें, हर एक की कहानियाँ पड़ी होती हैं हर जगह, अब तो मिटा भी नहीं सकते आप सोशल मीडिया से, कि मैंने आज तो जितने भी सख्त अल्फाज बोले हैं इमरान के लिए भी और अगर किसी और के लिए भी, वो सारे के सारे सख्त अल्फाज इमरान मेरे से पहले लोगों के लिए बोल चुका है। तो ये जो मेरे पे करते हैं ना ये वाली पीटीआई वाले, तो मुझे हंसी आती है कि आप पहले उसको तो समझाओ। मैंने तो कभी किसी को सुअर नहीं कहा, वो तो सुअर भी कह चुका है लोगों को। तो मैंने तो यही कहा है ना, वो उसने कहा बेगैरत लोग हैं, इवन अदारे को कहा कि बेगैरत हैं, तो मैंने इसको कहा ये बेगैरत है। अब जब ये कहता हूँ आप इमरान खान को ये बेगैरत करते हैं, ये कोई तरबियत है? भाई उसकी तरबियत है, जिनके बूट पॉलिश किए हैं उनको बेगैरत कह रहा है। हम जबकि हम तो उनके साथ हमारा ताल्लुक ही नहीं सियासी, आपका रहा है। अब आप तो ज्यादती करें ना, एहसान फरामोशी नमक हरामी कर रहे हैं। तो कोई मैंने आज तक ऐसा लफ्ज़ नहीं बोला, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कि जो इमरान ने पहले लोगों के लिए ना बोला वही वाला लफ्ज़। और इसके अलावा इसने बहुत ज़्यादा लफ्ज़ बोले हैं जो मैं बोल नहीं सकता कभी भी। तो इसलिए ये बिल्कुल गलत तनकीद है कि जी मुझे साबित किया जा रहा है कि जी मैं बड़ा बदतमीज़ हूँ और ये वो। अगर मैं बदतमीज़ हूँ तो ये मेरे से कोई 10 गुना ज़्यादा बदतमीज़ है, तो पीटीआई वाले पहले उसको समझाए। अच्छा, पॉलिटिक्स को हम साइड पे रख के, एज ए क्रिकेटर वो आपको पसंद थे? हाँ क्रिकेटर फॉलो किया आपने, मैच अटेंड किए उनके जाके? मुझे ना सबसे जो अच्छे लगते थे, और ये मेरे पूरी फैमिली को पता है, सबसे अच्छे जो मुझे लगते थे पाकिस्तानी क्रिकेटर वो माजिद खान थे। ठीक है। माजिद खान इमरान के बड़े भाई थे, कज़न थे, ठीक है, बड़े थे, कज़न थे। तो बड़े स्टाइलिश बैट्समैन थे, और इमरान भी एक्चुअली उनको कॉपी करता। अगर आप दोनों को देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो बिल्कुल उस तरह खेलता था जिस तरह वो खेलते थे। बहुत बड़े प्लेयर थे, तो मुझे वो पसंद थे शुरू से। तो इमरान जब उनकी जगह आया, अच्छा उनको निकलवाने में भी इमरान का हाथ था, उनको निकाल दिया। वो आज तक उससे बात नहीं करते दोबारा। अच्छा। आपको क्या पता इन चीज़ों का? ये मैं फिर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये माजिद खान से जाके इंटरव्यू कर लो। वो अच्छा, किसी को इमरान खान ने निकलवाया था? उनको निकलवाया था, हाँ। ठीक है। क्योंकि कहता था कि इनके होते हुए मैं कप्तानी नहीं कर सकता, क्योंकि वो बड़े थे ना इससे। खैर बहरहाल वो तो एक अलग बात है। तो मुझे वो पसंद थे पाकिस्तान से। फिर इमरान खान ये भी पसंद था, जावेद मियां। इमरान खान एक टाइम पे आपको पसंद थे? हाँ, वर्ल्ड कप का क्रिकेटर के तौर पे। हाँ जी, क्रिकेटर के तौर पे। मुझे और भी बताता हूँ, जावेद मियां पसंद थे, वसीम अकरम पसंद थे,
वकार यूनुस पसंद थे, इंजमामुल हक पसंद थे। अच्छा, उस जमाने में एक और साहब थे जो मुझे बड़े पसंद थे, ज़हीर अब्बास। अच्छा, वो बहुत पसंद थे मुझे। तो विपिन रिचर्ड्स मेरे ऑल टाइम है। अगर ऑल टाइम आप मुझसे पूछे है ना कि पूरी दुनिया में, तो वो फिर विपिन रिचर्ड्स हैं। वो मेरे साथ मुलाकात भी थी हुई। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे घर, मेरे घर तो नहीं आए थे, लेकिन मेरे अब्बू के दोस्त के घर आए थे और हम सारी फैमिली गई थी। तो उनके साथ उस जमाने में हम छोटे होते थे, तो उनके साथ मुलाकात भी की थी। सिर्फ इसलिए क्योंकि उनसे बेहतर बैट्समैन मुझे नहीं लगता कि कभी मतलब ना पहले हुआ है ना बाद में हुआ है। अच्छा, वर्ल्ड कप के वो टाइम याद है आपको? हाँ हाँ बिल्कुल याद है। वो थोड़ा रिकॉल करें। वर्ल्ड कप का टाइम जब हम वर्ल्ड कप जीते थे जी, मैं तो एक्चुअली सेमीफाइनल से पहले जी, तो मेरे जहन में था ही नहीं कि सेमीफाइनल में आ जाएंगे। ठीक है। तो मैंने एक दो मैचेस देख के तो छोड़ दिया क्योंकि पाकिस्तान हारता जा रहा था। ठीक है। तो सेमीफाइनल जब आया तो हम हैरान हो गए कि सेमीफाइनल में कैसे आ गया पाकिस्तान। तो सेमीफाइनल में वो देखा, मैच देखा, उसमें जहाँ तक मुझे याद है उसमें वसीम अकरम ने भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी थी, जावेद मियांदाद, इमरान खान, इन तीनों ने, और आप यही लोग थे। और फिर फाइनल में भी इमरान खान, जावेद मियांदाद फिर उसी तरह खड़े हो गए थे, ऐसे तरह खेलते रहे थे। इमरान बहुत लंबी बारी ली थी लेकिन स्टे किया था, स्कोर बहुत कम किया था। बाद में आने वालों को बड़ा मसला पड़ गया था। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो जब हिटिंग करनी थी ना, तो हिटिंग में तो आउट भी हो सकता है, तो लक हमारी साइड पे थी। अच्छा अच्छा। तो उसमें फिर ये हुआ कि इंजमामुल हक ने बहुत ज़बरदस्त एक इनिंग खेली। सही। तो मैं मिक्सअप तो नहीं कर रहा, इंजमाम ने सेमीफाइनल में खेली थी या बहरहाल वसीम अकरम ने बड़ा अच्छा खेला, तो फिर पाकिस्तान जीत गया इस तरह। तो तब कोई गाना गाया था आपने उस जमाने में? नहीं, मैंने 92 में मैं था ही नहीं। अच्छा, सिंगिंग में नहीं थे आप? I had recently, at that time, I'm talking about that time, I had recently joined Jupiters. Okay. तो 92 में ही मैंने ज्वाइन किया था। सही। जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंड था, हमारा एक गाना था यारो यही दोस्ती है। जी जी। तो उसको मैंने ज्वाइन किया था 92 में, लेकिन वर्ल्ड कप के वक्त तो मेरा कोई गाना नहीं था। ठीक है। और मैं 92 से 98 तक जुपिटर्स में रहा। ठीक है। 98 में मैंने फिर अपना एल्बम बनाना शुरू किया। मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री कर ली हुई थी उस वक्त तक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। फिर मैंने 2000 में अपना एल्बम निकाला। ठीक है। तो 2000 के बाद मैंने गाने बनाए हैं वर्ल्ड कप के लिए। जैसे एक मैंने गाना बनाया था, वो तो आपको पता ही होगा, तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है। थोड़ा सा गुनगुना दें। अच्छा, मैं सुना देता हूँ। जी। तुम सुर्खरू होगे, तुम जो करो हौसला, जीतोगे तुम सदा, है ये अपनी दुआ, पर तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। क्या बात है। अभी तक मैं कहती हूँ कि आप वहीं पे हमें ले जाते हैं। क्या खूबसूरत, क्या ज़बरदस्त आवाज़ है, और आप स्टिल उसी तरह गाते हैं। बहुत ज़बरदस्त। अगर सिंगिंग की बात करें तो पाकिस्तान आइडल पे आते हैं, उसके बारे में बताएं। आपको कैसा लग रहा है, वहाँ के जजेस, सिंगर्स सारे, उसके बारे में क्या फीडबैक है आपका? मेरा ख्याल है कि सारे जजेस जो हैं उसके अंदर, वो अपनी अपनी जगह पे अचीवर्स हैं। उन्होंने अचीव किया है कुछ, ऐसे तो नहीं आ गए। ज़ेब जो है वो बड़ा अच्छा गाती हैं, वो एक ख़ास जॉनरा है। वो मास्टर्स की सिंगर नहीं है अभी तक, क्योंकि उन्होंने मास्टर्स के गाने नहीं गाए। जैसे मास्टर्स का गाना ये होता है कि आप जिसमें बीट और लफ्ज़ और ट्यून, वो तीनों कोई फोकस से होती हैं, जो आपके ज़मीन से जुड़ी होती हैं, तो वो लोगों को एकदम स्ट्राइक कर जाता है। वो गाती हैं थोड़ा सा जैसे वेस्टर्न थोड़ा सा इन्फ्लुएंस इस तरह होता है, लेकिन बड़ा अच्छा गाती है। शी इज़ अ वेरी गुड वोकलिस्ट। फिर फवाद खान भी मास्टर्स के गाने नहीं गाते रहे, ठीक है, लेकिन इस ज़माने में इनका एक बैंड होता था, और उस ज़माने में ये मेरे से बड़ा प्यार, मतलब इज़्ज़त का ताल्लुक है फवाद का। तो फवाद जो है वो बड़ा अच्छा गाते हैं, और उन्होंने भी रॉक म्यूज़िक किया है, अगेन विच इज़ नॉट वेरी अंडरस्टैंडेबल टू मोस्ट ऑफ, टू द मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज, लेकिन वो गाता बड़ा अच्छा है। तो इसका मतलब है कि ही कैन बी अ जज। और तीसरे नंबर पे जो है वो राहत अली खान है। राहत अली खान के बारे में तो बात नहीं हो सकती। तो मतलब वो हेड एंड शोल्डर्स अबव मोस्ट ऑफ द सिंगर्स ऑफ पाकिस्तान हैं इस वक्त। और जैसे सजाद अली को मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़े मतलब सिंगर हैं, मतलब सिंगिंग एबिलिटी जो है बहुत बड़ी है।
तो एक होता है गाना हिट होना, हाँ जी, गाना हिट होना और चीज है, सिंगिंग एबिलिटी होना और चीज है, क्लासिकली ट्रेंड होना। तो कई लोग ऐसे इतना अच्छा गाते हैं लेकिन उनका गाना हिट नहीं होता, लेकिन कई लोगों को गाना भी नहीं आता होता, उनका गाना हिट हो जाता है। हमारे माशाल्लाह चाहत अली खान कितने हिट है। वो तो खैर वो तो एक मजाक वाले, मैं तो उनको भी कहता हूँ कि पैसे वैसे बना रहे हैं तो बनाते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा वो फिर मैं क्या कह रहा था, हाँ चौथा जो है वो बिलाल, हाँ जी, बिलाल मकसूद जी। बिलाल मकसूद जो है वो स्ट्रिंग्स के वो हैं, गिटारिस्ट हैं, खुद भी वोकलिस्ट हैं। स्ट्रिंग्स का एक बहुत बड़ा गाना है सर किए ये पहाड़, वो बिलाल ने गाया हुआ है, लोगों को पता नहीं है। वो फैसल कबाड़ी ने नहीं गाया हुआ, वो बिलाल ने गाया हुआ है। तो उसको बिलाल पहले से बड़ा अच्छा गाता है और उसको सुर की सेंस है, तो ऊपर से गिटारिस्ट भी है, तो वो भी एक मतलब सारे जो जजेस हैं वो वर्थ इट है, दे आर ऑल क्वालिफाइड जजेस, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि उनके जो शोज पे दो लोग ऐसे हैं ना पाकिस्तान आइडल में जो फोर फ्रंट पे नहीं आते, जैसे भी आपकी प्रोड्यूसर बैठी है पीछे कैमरे के, फोर फ्रंट पे नहीं आते। तो वो जो है वो म्यूजिक डायरेक्टर हैं एक शुजा हैदर के नाम से, मेरा ख्याल है कि उनकी सिलेक्शन बड़ी जबरदस्त है गानों की। और एक और साहब हैं जिनका नाम तनवीर आफरीदी है, ये भी बहुत बड़े अपने जमाने में अच्छे सिंगर रहे हैं, हमारे हम असर रहे हैं। तो वो भी अब बैक एंड पे चले गए हैं, लेकिन वो EMI के साथ काम करते हैं। तो वो पाकिस्तान आइडल में वो भी सिलेक्शन और लोगों को गाइड करना वो भी करते हैं। तो इट्स बेसिकली टीम वर्क। फिर दो लोग और हैं, नदीम जे और बदर इकराम, ठीक है, और फिर जियो खुद भी जो है एज ए चैनल। तो ये सब लोग, मेरा ख्याल इन सब क्रेडिट जाता है कि इन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम, मतलब आप कह रहे हैं सारा टीम वर्क है? बिल्कुल टीम वर्क है। जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके बारे में बताएं, आपका फेवरेट कंटेस्टेंट्स कौन है? मेरा तो फेवरेट, अब मैं फिर वही कहूंगा कि लोग नाराज ना हो जाएं, यंग लोग हैं सारे, बहुत ही अच्छे हैं। फेवरेट नहीं मैं कहूंगा कि इस वक्त उसने मेरा गाना चूंकि गाया है और गाया भी बहुत अच्छा है, बहुत ऐसे ही लग रहा था आप गा रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था, मैंने उससे कहा भी ये बात कही भी उसको। इसी तरह जो दूसरा एक लड़का है बड़ा, उसने गाया है नबील अब्बास ने, उच्चिया मजाजा वाली गाया, तो वो भी बसंत आ रही है। तो मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, बल्कि नबील अब्बास तक ये प्रोग्राम पहुंचना चाहिए आपकी तरफ से, उसको टैग जरूर करें, जरूर, कि उसको शायद ये पता नहीं है कि जब बसंत होती थी ना परवेज मुशर्रफ के ज़माने में, वो बड़े, उनका एक कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के अंदर, वही है कि उन्होंने चैनल्स खोले, मौसीकी, फिल्म, ड्रामा। वो एनलाइटेंड आदमी थे, तरक्की पसंद आदमी थे, बेशक वो कू करके आए थे जो भी उन्होंने किया था, लेकिन ये उनका एक एस्पेक्ट बड़ा अच्छा था और हमारे लिए तो अच्छा था। ये आर्टिस्ट थे हम लोग। तो उच्चिया मजाजा वाली बसंत पे हिट हुआ था। ओके, मतलब अब जो बसंत आने वाली है दोबारा से इस गाने ने हाइप क्रिएट किया। ये बसंत का गाना था, बसंत, और फिर एक दफा हिट हो गया बसंत में, उसके बाद ये हर बसंत पे, हर छत पे लगा होता। बस अब दोबारा से बसंत आ रही है। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कितनी मजे की बात है, क्या बात कि बसंत आई है, उसने फिर वही गा दिया। क्या बात है, तो ये बड़ी इत्तेफाक वाली बात। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा हम बसंत पे गाना सुन सकते हैं। I have always been a very proud artist and I love arts. मुझे गाने में बिल्कुल कोई मसला नहीं है, और मैं ये भी नहीं समझता कि गाना या मौसीकी हराम है। ठीक है, अगर ये हराम होती, मैं हराम काम नहीं करता, ठीक है, तो मैं ना करता होता। सही। हाँ, उच्चिया मजाजा वाली आख गई, तेथों ए कुड़ी अज हार गई, तेरी सौ ढोला मर जावांगी मैं जे तेरी मेरी गल ना बनी, जे तेरी मेरी गल ना बनी। एक स्टैंजा मैं इसलिए गा रहा हूँ क्योंकि इसमें विमेन एम्पावरमेंट आपको नजर आएगी। मैं शुरू से ही गा रहा हूँ, 2001 में मैंने बनाया था, तो अब जो बातें करता हूँ वो खुद ही करता था। अभी इसको गौर से आपने सुनना है। तू ए सारे जग तो सोना, तेरे वर्गा होर नहीं, दिल तेरे ते आया सजना, दिल ते कोई जोर नहीं, नेड़े होके कह जांदी ए मैं कुड़ी कमजोर नहीं, दुनिया तो मननी मैं हार नहीं, दुनिया तो मननी मैं हार नहीं, डर डर के होंदा है प्यार नहीं, एक तू जो मेरे नाल होवे किसे दी मैनू परवाह नहीं। हो हा, उच्चिया मजाजा वाली आख गई, तेथों ए कुड़ी अज हार गई,
तेरी सौ ढोला मर जावांगी मैं जे तेरी मेरी गल ना बनी, जे तेरी मेरी गल ना बनी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। और बसंत आने वाली है, हर छत पे गाना सुना जाएगा। और इसी हवाले से मैं आपसे पूछूंगी कि 100 से ज़ायद गाने बैन कर दिए गए हैं अरे नसीबो लाल साहिबा के बसंत पे। वो कहते हैं कि गाने नहीं चलेंगे। मैं तो सिर्फ ये चाहूंगा कि नसीबो लाल दोबारा गाएं। अच्छा। ये वाले ना गाने गाएं, कोई और गाने गाएं। ठीक है। और वो हिटों, बहुत बड़ी आवाज है वो और बहुत बड़ी सिंगर है। मैंने उनके साथ कभी गाया नहीं है और वो उनका जॉनरा और है, लेकिन आई एक्चुअली फील के उनकी आवाज़ नूर जहां साहिबा के साथ मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि गायकी मिला सकते हैं, लेकिन आवाज़ की जो क्वालिटी है ना और जो पिच है उनकी, उनसे हाँ बहुत अच्छी है, वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं एक और बात ये कहना चाहूँगा, देखें नसीबो लाल का कसूर नहीं है, ठीक है, ये कसूर उन प्रोड्यूसर्स का है, उन शायरों का है, उन डायरेक्टर्स का है फिल्म के, जिन्होंने, और उनके एक्टर्स का है, अच्छा, जिन्होंने इन गानों पे एक्टिंग की है। उन लोगों का कसूर है जो उन्होंने एक गरीब औरत से बेचारी से ही गाने गवाए। उसको क्या पता वो क्या गा रही है, या अगर पता है भी तो वो तो कह रही है कि थोड़े बहुत पैसे मिल जाए तो मैं गा दूं। उन्होंने काफी अपने इंटरव्यूज में कहा है, मुझे नहीं पता चलता था कि मुझसे क्या गवा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि वो सच बोल रही हैं, फर्ज करें वो झूठ भी बोल रही हैं, तो मुझे बताएं कि गरीब औरत जो है अगर वो देखती है कि इतने इतने बड़े नाम, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, राइटर, शायर, ये सारे जो है मेरे से गाना गवा रहे हैं तो ठीक ही बात होगी कोई, ऐसे सोचते हैं ना गरीब लोग। और क्या सोचते हैं, आप एक गरीब आदमी से कहते हैं कि तुमने ना इस बंदे को जाके थप्पड़ मारना है तो मैं तुम्हें 5,000 रुपया भी दूंगा, और तुम अपनी लॉयल्टी भी तुम्हारी जो है वो मेरे सामने कायम हो जाएगी, एस्टैब्लिश हो जाएगी, तो बेचारा मार देगा जाके। 5,000 रुपया उसको चाहिए, वो क्या करेगा? अगर वो उसको 5 करोड़ रुपया उसके पास हो तो अगर मैं उसको कहूंगा तुम 5,000 में वो थप्पड़ मार के आओ तो उल्टा मेरे थप्पड़ मार देगा मुझे, वो कहेगा मैं क्यों बिल्कुल ऐसे। तो गरीब आदमी फंसा होता है, ये आप ज़हन में रखें। और आप बड़ी मोरालिटी करते हैं ना उसके सामने, उसकी अखलाकियात बेचारे की जो है वो समाजदारी निज़ाम में दबी होती है बड़ी, वो अखलाकियात सिर्फ अपने बाल बच्चों में निकाल सकता है, बाहर तो उसको हर वक्त मेहनत करके मुसीबत पड़ी होती है। तो आप उसको नहीं इतना इल्जाम दे सकते जितना इल्जाम उनका था, जिनकी फिल्में थी, जो प्रोड्यूसर थे, जो डायरेक्टर थे, जो राइटर थे, जो शायर थे और जो एक्टर थे, ठीक है, उनको शर्म आनी चाहिए। और उनमें से किसी को बैन नहीं किया क्योंकि इधर जोर सिर्फ गरीब पे चलता है। वो गरीब आदमी ने जिसने गाना गाया उसको बैन कर दिया, और जो फिल्म में पूरा चल रहा है उनको कुछ भी नहीं कहा। सही, मतलब अभी रिसेंटली भी उनके गाने पे गाड़ी पे लगाया हुआ था तो उस पे भी FIR हो गई थी कि गाना नहीं चलेगा। अच्छी बात है, तो इश्यूज जो है नहीं चलने चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नसीबो लाल को हमें नहीं बुरा कहना चाहिए, और उनको भी अच्छे गाने गाने चाहिए और लोगों को अपनी आवाज़ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बसंत के बारे में बताएं, बसंत कहाँ मनानी है आपने, कैसे मनानी है, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, क्या प्लान्स हैं? बसंत जो है ना, मैं एक्चुअली खुद मुझे नहीं आती। अच्छा, पतंग उड़ानी नहीं आती आपको? मैं, मेरा भाई जो है ना वो एक दफा पतंग उड़ा रहा था तो मुझे कोई शौक नहीं था। अच्छा। वो बल्कि लोगों को मजाक करता होता है कि मेरे से छोटा है लेकिन वो मुझे जवाब ही कहता है, क्योंकि हमारा फर्क बहुत कम है। ठीक है। जब कुछ सामने और लोग आ जाए ना तो उनके सामने मुझे जवाब भी कहता है, ताकि वो इज्जत मिलती रहे। लेकिन जब अकेला होता है तो मुझे फैमिली के अंदर जवाब ही कहता है। मेरे से छोटा जो सबसे छोटा जो है वो मुझे जवाब भाई कहता है। वो जो मेरे से छोटा है वो कनाडा में है और वो आर्किटेक्ट है मेरी यूनिवर्सिटी से। ठीक है। सबसे छोटा जो है वो डॉक्टर है और वो इंग्लैंड में है और वो कनाडा में है, दोनों मेरे साथ नहीं रहते। आप 3 भाई हैं टोटल? हाँ, 3 भाई। ठीक है। एक बहन है सबसे बड़ी जो है वो, तो वो उन्होंने टीचिंग किया सारी उम्र, साथ वो MSc इकोनॉमिक्स थी। अच्छा, बहरहाल मैं आपको ये रहा हूँ कि मुझे कहता है कि लोगों को बताता है कि मैं जब उड़ा रहा होता था पतंग, वो बड़ी अच्छी पतंग उड़ाता था, उड़ा रहा था पतंग तो कहता था एकदम ना मेरे हाथ से डोर निकल जाती थी। तो कहता मैं सोचता था ये क्या हुआ है। तो मैं देखता था तो वो जो पिन्ना या वो जो क्या उसे कहते हैं चरखी, वो उसी तरह होती थी। और तो वो कहता था, बाद में मुझे बताता था कि जवाब भी आए थे ऊपर वो तोड़ के चले गए। मतलब आप उनकी पतंग काट के चले जाते थे? कई दफा मैं उसका क्यों, आपको पसंद नहीं थी? आप शरारत करते? अच्छा जी, शरारत। और वो कहता कि ये हम पतंग उड़ा रहे होते थे और ये जो है ना नीचे क्रिकेट खेल रहा होता था बसंत के दिन। सही। लेकिन बसंत मुझे वैसे पसंद है, और सिर्फ यहाँ के पंजाब में नहीं, मुझे इंडियन पंजाब में भी पसंद है। अच्छा। क्योंकि बसंत जो है ना पंजाब का त्यौहार है, और ये पंजाब दोनों तरफ है, आपको पता ही है। एक चढ़ता पंजाब, एक लहंदा पंजाब।
तो ये पंजाब की पूरी सकाफत है, बसंत उसका एक हिस्सा है। तो मुझे तो लगता है कि बड़ी खूबसूरत चीजें बनानी चाहिए। और अब मैं किसी की डोर जो है तोड़ूंगा नहीं, अब मैं तोड़ूंगा नहीं किसी की डोर, सब उड़ाए। मजाक में भी करता था बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। बड़ी खूबसूरत यादें होती हैं। अभी मैं अपने मामू से भी बात करी थी, वो बड़े इंजॉय करते थे अपने दोस्तों के साथ छतों पे। तो वो बसंत आ रही है ना, तो मैं देख रही हूँ कि किस तरह वो एक्साइटेड हो रहे हैं कि अब क्या करना है, क्या प्लान करना है। सिर्फ एक दुआ है कि किसी के गले में डोर ना फिरे। और फिर ये भी दुआ के साथ मैं तो समझता हूँ कि अगर किसी ने ऐसी डोर से उड़ाई पतंग और पता चल गया कि इसने उड़ाई, तो उसको कम से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए, कम से कम 10 साल। जो बंदा फौत हो जाता है ना, उसका कोई फिर वो अजाला नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो देखें, इस मुल्क में बैन इसलिए पसंद हुई है क्योंकि इन लोगों ने ये काम करना शुरू किया। भाई आपने ये शुगल के लिए करना होता है, आप उसमें भी कंपटीशन ढूंढ लेते हैं, आप उसमें भी नई डोर के मेरी डोर कट, मेरी पतंग कट ना जाए। अब क्या हो गया आपको, आप किस बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती थी, सुना है कि फैमिलीज आपस में लड़ पड़ती थी, बड़ी बड़ी देर लड़ाइयाँ चलती थी। इसीलिए तो ये वही तो मैं आपसे कहता हूँ कि जहालत जो है ना हमारे अंदर, वो काफी ज्यादा घुसी हुई है। मतलब एक इवेंट को इवेंट रहने दें, पर्सनल करते हैं ना ऐसे। सही। तो मेरा ख्याल है कि ये नहीं होना चाहिए इस दफा। अगर ये बसंत कोई जान ना लेके गई तो ये बहुत अच्छा हो रहा है जो ये हो रहा है, इंशाल्लाह अच्छा होगा। और आपको पता है इंडिया में भी हो रहा है। अच्छा, इंडिया में एग्जैक्टली ऐसी मोटरसाइकिल्स पे वो जो वो ना एक लीवर सा लगाया, हाँ जी लगाई, लीवर नहीं क्या कहेंगे, रॉड ही, सॉरी रॉड, हालांकि इंजीनियर में हूं देख ले मुझे पता, तो हमें लीवर ही याद आ जाता है। तो रॉड जो लगाई है ना, वो इंडिया में भी लगाई जा रही है। और इंडिया में भी लोगों को कहा जा रहा है कि ये डोर से नहीं, क्योंकि जहरी बात है तो एक जैसे और जो यहाँ पे माहौल है वहीं पे वहाँ पे भी वही माहौल चल रहा है और इसी तरह कंट्रोल बना रहे हैं। सही हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि इन दी एंड आप हमारी पाकिस्तानी यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा बराबरी पार्टी ज्वाइन करें। और आपने करना क्या है, देखें इस मुल्क में आम लोगों को लीडरशिप किसी पार्टी में मिल ही नहीं सकती। आप जाके किसी पार्टी के हेड ऑफिस में, उसके जेली ऑफिस में, उनके रीजनल ऑफिस में, उनके महल्लों के ऑफिस में जाके कहें कि मैं लीडर बनना चाहता हूँ, तो देखें वो आपके साथ क्या सलूक करते हैं। क्योंकि सरमायादारों, जगीरदारों, माफियाज, वडेरों, कबायली सरदारों, पीर मुर्शिदों और बदमाशों की पार्टीज हैं सारी। आप जाके चेक कर लेना, हमारे यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ भी बदमाश लड़ते हैं आपस में। तो ये अगर आप समझते हैं कि इस पूरी तबके से, जो कि 1-2% भी नहीं है, 2% भी होंगे तो मिला के बनते हैं 50 लाख बनते हैं। 25 करोड़ का मुल्क है ना, 2% 50 लाख लोग आप पे बार बार उन्हीं के लोग, उन्हीं के वाकफ, उन्हीं के इन्वेस्टर, उनके ऊपर पैसा लगाने वाले, ताकि जब ये जीत जाएगा तो हमारे काम करेगा। तो ये सारा एक तबका है। अच्छा, इसमें ऐसे भी लोग आ जाते हैं जैसे हमारे जो अदारे हैं, उनके तो बड़े बड़े लोग हैं, उन भी इनके साथ शामिल हैं। ये आपस में एक दूसरे के बच्चों की शादियां करते हैं, ये एक दूसरे के खानदानों के साथ मिलते हैं, ये इकट्ठे। आपको पता है कि अमीर की दावत पे गरीब नहीं बैठता, और गरीब की दावत पे अमीर बैठना गया, वो उधर आसपास से गुजरना भी पसंद नहीं करता। अमीर गरीब दो तबके हैं, ये कोई ना माने ना, हम उसकी अकल पे हैरान होंगे अगर वो मानता है कि नहीं मानता। अमीर और गरीब दो तबके हैं। ठीक है, गरीब में होता है मिडिल क्लास और मेहनतकश, और जो एलीट है वो 2% भी नहीं है, और वो है सरमायादार, जगीरदार, माफिया, जो मैंने आपको कहा है, खरबपति अरबपति लोग। पाकिस्तान में इनका कब्जा है। अगर कोई नौजवान कहता है कि जी मैं नौजवान हूँ, मैं यूथ हूँ और मैं किसी को सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो आपको पता है इस मुल्क में ज्यादातर यूथ जो है वो अनपढ़ है। देखिए ना, आज 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता। मैं एक्स्ट्रा समझा देता हूँ। इस वक्त फिगर्स हैं पाकिस्तान के, जो रियासती फिगर्स हैं, 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता। ठीक है, अब आप जरा पीछे जाएं, इसको पीछे प्रोजेक्ट करें। प्रोजेक्ट नहीं कहेंगे, मतलब आपको प्रोजेक्ट तो आगे करना होता है, लेकिन पीछे आप जाएं और देखें कि 10 साल पहले, 20 साल पहले जो कि यूथ है, यूथ में आए हुए हैं सारे लोग। इस वक्त यूथ है ना, जो 10 साल पहले, 20 साल पहले पैदा हुई थी, या 25 साल पहले पैदा हुई थी, आप जाके देखेंगे उस वक्त कितने थे। वो 3 करोड़, 3.5 करोड़ स्कूल नहीं जाते थे। वो सारे बड़े हो गए हैं। ठीक है, वो अनपढ़ है। ठीक है, उनके साथ कौन सी पार्टी खड़ी होगी? हम खड़े होंगे सिर्फ, बराबरी पार्टी। वो हमारा पहला वो है, हम सबसे पहले उनके साथ खड़े। उसके बाद हम उनके, जिनके पास पैसे नहीं है जिंदगी गुजारने के लिए, जो पता नहीं क्या करते रहते हैं, किसी को पता नहीं है। दूसरे नंबर पे वो जो कि पढ़ी लिखी यूथ है, लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिलती। ठीक है, हम उनके साथ खड़े हैं, और वो बहुत कम होते हैं। आपको पता है यूनिवर्सिटीज कॉलेज में जाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तीसरे वो हैं जो जॉब्स कर रहे हैं लेकिन पूरा नहीं पढ़ रहा,
मतलब सर्कल चल रहा है बस, हाँ बस चल किसी रहा है। हाँ। एक 3 मरले का मकान नहीं बना सकते वो यूथ, वो भी उसके लिए भी हम खड़े हैं सिर्फ, क्योंकि हम आम लोगों की पार्टी हैं, हम मुखालिफ हैं अमीरों के, बबांगे दोहल कहते हैं, कोई नहीं कह सकती पार्टी ये कभी नहीं कहती कि हम अमीरों के मुखालिफ हैं, हम कहते हैं सिर्फ हम वाहिद पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी है पाकिस्तान की है, लोगों तक ये पैगाम नहीं पहुंच रहा और हम दलेरी के साथ खड़े हुए हैं। मेरा बॉयकॉट हर तरफ से हो चुका हुआ है, वो उनको पता है ये आदमी जो है ये हमारे तबके के खिलाफ बात करता है, और अभी आप ये समझें कि जिस दिन हमारा नैरेटिव ज्यादा बड़ा होगा तो ये पूरे मुल्क में मुख्तलिफ तरीकों से ये मुझे आप ये समझें कि प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे। कभी ये मेरे खिलाफ किसी मेरे मौलवी दोस्त को यूज करेंगे, कभी ये मेरे खिलाफ किसी मतलब अदारों को यूज करेंगे, ये सब करेंगे, क्योंकि आखिरकार वो कहते हैं ना किसी का छाबा उल्टाते हैं आप, छाबा होता है ना, जी जी बिल्कुल, आप छाबा उल्टा देते हैं किसी का, तो वो कहता है कि यार ये मेरा छाबा ही उल्टा दिया, तो इनका छाबा उल्टाना चाहते हैं क्योंकि इनके छाबे में आम आदमी के लिए कोई जगह नहीं है, और इन्होंने 89 साल से ये छापा लगाया हुआ है, उसमें सिर्फ अमीर चुन चुन के खा रहे हैं। तो हमें क्योंकि उल्टाना है तो जाहिर बात है मेरी तो अपोजिशन और मेरी पार्टी की बहुत ज्यादा होने वाली है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि लोग ये बात समझें, बराबरी पार्टी को ज्वाइन करें और खुद लीडर बने, क्योंकि मैंने तो वजीर आज़म ही नहीं बनना, मैंने ऐलान किया हुआ है। हाँ मैंने सिर्फ पार्टी को आइडियोलॉजी देनी है, पॉलिसी देनी है, पार्टी को लेके चलना। नहीं चाहिए कुर्सी, मुझे मेरी पार्टी को चाहिए, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं तो पैसे नहीं कमा रहा तो कुर्सी क्या करनी है, मैंने तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुतीबा इस दुनिया में मैंने 15 साल रह लेना और 20 साल ज्यादा से, तो मैंने 15-20 साल में क्या ऐसा इकट्ठा कर लेना जो अपने साथ लेके जा सकता हूँ। मैं तो कुछ भी लेके नहीं जा सकता, कब्र में तो कोई चीज नहीं जाती साथ, और ना ही आपके साथ फिरौन नहीं लेके जा सके। जब फिरौनों के उन्होंने मकबरे खोले तो उनके जो ताबूत थे उसके अंदर चीजें पड़ी हुई थी, लेकिन वो वहीं पड़ी हुई हैं, साथ तो नहीं गई। तो इसलिए देखें, मेरा एक सॉन्ग है उसमें मैं कहता हूँ कि गाड़ी और बंगला ये बैंकों में पैसा, मेरे दिल में फिर भी है ये दर्द कैसा, मुझको तो इतना पता भी नहीं है मेरी जिंदगी का है अगला पल कैसा, क्या बात है। फिर क्या लड़ाई है, फिर क्या तमाशा है, ये तेरा ना मेरा है, सब कुछ खुदा का है। तो अगर आप ये समझते हो तो फिर आपको क्या शोहरत, ताकत, दौलत, इन चीजों के पीछे भागने के लालच ही नहीं होता। वो पहले भी नहीं था, पहले इसलिए किया था ताकि मैं शोहरत हासिल करके पॉलिटिक्स कर सकूं। अच्छा, पहले दिन से आप डिसाइडेड था कि शोहरत मिलेगी तो मैंने पॉलिटिक्स में आना है। मेरी फैमिली को पता है, मेरे पुराने दोस्तों को पता है, आपके बड़े बड़े जर्नलिस्टों को पता है जो मेरे साथ शुरू में रहे, सबको पता है कि मैंने पॉलिटिक्स करनी थी। बाद में फैमिली डिस्टर्ब हुई, शहजाद रॉय को पता है, मतलब अच्छा, बहुत सारे लोगों को पता है। हाँ। तो आपके पॉलिटिक्स में आने से क्या आपकी फैमिली डिस्टर्ब हुई है? बहुत हुई है, ऑफ कोर्स। कंप्रोमाइज किया है आपने अपने सुकून को? उनका ख्याल है कि बेटा जो है वो शोहरत मिल गई है तो अब और आगे जाएगा और आगे जाएगा, फिर एक जगह जाकर उनको लगा कि तो कुछ और करना शुरू हो गया। तो उनको ये तो पता था कि ये इनकलाबी ज़हन का है, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये वाकई कर भी जाएगा। तो रोका घर वालों ने? बातें बहुत करते हैं लोग ना, अमल करना मुश्किल होता है, नहीं रोका नहीं उन्होंने। अच्छा सर, इकरार हसन ने पार्टी बनाई है, उस बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मैं तो इकरार को बहुत मतलब उसके लिए नेक तमन्नाएं रखता हूँ, और मैं उसको दुआ भी देता हूँ जो भी पार्टी बनाना चाहता है। और उसकी पार्टी जो है उसके अंदर अलबत्ता एक चीज़ पे मैं उसको मशवरा दूंगा कि वो जो कहता है ना कि मैं पार्टी के अंदर भी ओहदा नहीं लूँगा। एक होता है कि आप ओहदा ना लें जहाँ पे अपने ताकत के वानों में या जिसके अंदर आपको ओहदे मिलते हैं तो साथ पैसा भी मिलता है, ताकत भी आती है, बेशक ना ले, लेकिन पार्टी के अंदर ओहदा अगर नहीं रखेगा वो, तो जिस तरह की वो पार्टी बनाना चाहता है, जो नजरिया उसका है, वो किस नजरिए पे खड़ा है, वो अपना नजरिया इम्पार्ट नहीं कर सकता। ये ऐसी है जैसे आपने हाईजैक करवा दी अपनी पार्टी। मतलब ओहदा लेना चाहिए उनको। हाँ जी, ओहदा हर सूरत में होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आप अपनी आइडियोलॉजी को पार्टी के अंदर इंस्टिल नहीं कर सकते ना। तो ये वो हवा में एक चीज रहेगी। हाँ, तो इसको ये चाहिए तो ये करे। दूसरा मैं समझता हूँ कि इकरार जो है वो एक सरमायादारी निज़ाम के अंदर रहते हुए राइट की ही पार्टी बना रहा है, वो लेफ्ट की पार्टी नहीं है, सोशलिस्ट नहीं है वो। उसने खुद भी कहा है कि टर्की का जो झंडा है उसमें से हमने सुर्ख रंग लिया है, हमारा सुर्ख रंग जो है वो सोशलिज्म का रंग है। तो इसलिए फ़र्क है बड़ा। उन्होंने टर्की के झंडे से सुर्ख रंग, वो यही कहता है ना। अच्छा। वो उनको किसी ने उसको कहा कि आप लेफ्ट की पार्टी, उसने कहा जी आप बिल्कुल लेफ्ट की पार्टी नहीं है, ठीक है, जो मैं हूँ, मतलब जो सोशलिस्ट पार्टी है, हम वाहिद पार्टी हैं जो अवामी सत्ता पे इतनी बड़ी पार्टी है लेफ्ट की, सोशलिस्ट सिर्फ हम हैं और कोई नहीं है। तो वो भी एक राइट की पार्टी ही है। और मुझे लगता है कि अगर वो लेफ्ट की पार्टी में अगर कोई आना चाहेगा तो उसके लिए उसको शायद फिर
अपनी नौकरी की कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉब्लम होगी। नहीं फिर आप जब आप कहते हैं मैं सोशलिस्ट हूँ तो कोई आप अमीर आदमी आपके साथ खड़ा नहीं होता। ओके, कोई अमीर आदमी आपको नौकरी भी नहीं देता। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब तैयार होके आना पड़ता है कि सारे कनेक्शन खत्म, से जंग लड़ रहे होते हैं। तो ये ऐसे जैसे हम कहते होते हैं कि अ सोशलिस्ट इज एन एक्साइल इन हिज ओन कंट्री। ओके, हम अपने मुल्क में जिला वतन होते हैं, ठीक है, क्योंकि सिस्टम उनके पास है और आप उनके खिलाफ खड़े हैं, तो सिस्टम भी आपके खिलाफ है। फिर सही इस तरह है। इसलिए मैंने बड़ी मुश्किल से इतना पैसा वैसा बनाया और मैंने अपने उनको ऐसा किया हुआ है कि अगर मुझे ये कोई गलत इल्जाम पे भी पकड़ते हैं, क्योंकि जब पकड़ना होता है तो पकड़ लेते हैं, तो मेरा रोजी रोटी ना ठीक है, मतलब आपका वो सर्कल चल रहा है साइड पे, वही बंद नहीं कर सकते। मैंने बड़ी जो आपको मैं कह रहा था ना कि इंटेलिजेंस के साथ करो, तो वो मैंने किया है। अदरवाइज तो मैं सोशलिज्म की सोशलिस्ट पार्टी नहीं बना सकता कभी। ठीक है, मतलब आपने पूरा प्लान करके फिर आप इस चीज को लेके चल रहे हैं। अरे सही, और क्या। अच्छा मुझे बताएं कि आपने अपना सिंगिंग कैरियर जो है वो ख़त्म कर दिया पॉलिटिक्स की वजह से, इतना बड़ी कुर्बानी आपने दी, तो लास्ट कॉन्सर्ट कब किया था आपने? काफ़ी अर्सा हो गया मुझे छोड़े हुए। मैंने कोविड के दिनों में ही वो ना क्या कहते हैं ना कि वापस आने का कर लिया था, मतलब फैसला। तो मैंने कॉन्सर्ट्स कम करने शुरू कर दिए थे। पहले तो मैं सिलेक्टिव हो गया था कि कॉन्सर्ट्स बहुत कम, जो मेरे मर्जी का है वही करूँगा। फिर पॉलिटिकली भी मुझे फ़ायदा ये हो गया कि लोगों ने ना, जब मैं पॉलिटिकल पार्टी बना के ज़्यादा आगे आया, तो अब ज़्यादातर जो आपकी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और जो एलीट है, जिन्होंने कॉन्सर्ट कराने होते हैं, जिनके पास पैसे हैं, अदारे हैं मुख्तलिफ, तो NGOs भी होती हैं, बिजनेस के अदारे भी होते हैं, कॉर्पोरेट्स भी होती हैं, फिर पाकिस्तान के अदारे भी होते हैं हुकूमत के। तो उन्होंने देखा कि ये तो हमारे खिलाफ खड़ा हो गया, तो उससे भी मुझे फायदा ये हुआ, अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सर्ट मेरे कम होना शुरू हो गया। इसमें फायदा कहाँ? वही तो, क्योंकि मैं ये आहिस्ता आहिस्ता निकलना ही था। अच्छा, अब तो मुझे कॉन्सर्ट कोई आते रहते हैं कॉन्सर्ट मुझे। शादी के तो कॉन्सर्ट देखे ना, वो तो आते रहेंगे आपको, हमेशा आते रहेंगे, क्योंकि उसमें तो कोई कॉर्पोरेट नहीं है, वो एक बंदे ने अपनी घर में करना है, तो वो तो मैं करता ही नहीं हूँ, उस जमाने में भी नहीं करता था। तो इसलिए मुझे अब लगता है कि 2.5 साल हो गए हैं शायद। अच्छा, 2.5 साल से। अच्छा, मैं आपसे पहले भी पूछ रही थी, आपसे ज़्यादा मैं इमोशनल हो रही हूँ कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं कॉन्सर्ट्स। नहीं, अच्छा कोई बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होगा ना, जिसमें हज़ारों लोग सामने खड़े होंगे और वो मैं उनसे अपनी को बात पॉलिटिकल कर सकूंगा, तो मैं वहाँ 1-2 गाने भी गा दूंगा। अच्छा, पॉलिटिकली जाएंगे तो गाने गाएंगे, स्पेसिफिकली गाने के लिए नहीं जाएंगे। गाने से तो मुझे कोई मसला नहीं है ना, गाना तो मेरा तो पैशन है ये। सही। लेकिन ये है कि मैं सिर्फ गाने के लिए या पैसे कमाने के लिए नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा स्टेज हुआ तो आई वुड लव टू गो देयर, जहाँ पे आपका मैसेज डिलीवर हो सके वहाँ पे आप गाना भी गा देंगे। डेफिनेटली करूंगा। जाते जाते मुझे गाना आपने सुनाना। तो आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं, नुमान, यंग लोग हैं दोनों, तो मैं इनको डेडिकेट कर देता हूँ और इनके लिए सुना रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे कहा था, बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना, मेरे दिल की रानी तुम, मेरी खुशियों का मौसम, मेरे ख्वाबों की ताबीर, मेरे सपनों की तस्वीर, बिन तेरे कैसी यार वो जीत हो या हार, तेरे संग है सब कुछ, तू ना हो तो बेकार, बिन तेरे क्या है जीना।